हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के, बी ऑनर्स के, मतलब जिस भी सेमेस्टर के हो या जिस भी आप ईयर के हो, देखिए सैक में सबका सब्जेक्ट क्योंकि सेम ही होता है। किसी में भी किसी को भी कोई भी सैक सब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक है ना। ये सेमेस्टर वाइज नहीं होता। तो जिसके पास भी बस ये देख लीजिए अनुवाद कला है सैक में, तो उनके लिए वीडियो होने वाली है। इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो देख लोगे। सैक का एग्जाम में 3 क्वेश्चन आते हैं, 1 घंटे का टाइम मिलता है। तो क्या ही ज़्यादा क्वेश्चन याद कर जाना, जो भी मतलब आप देख लेना। मैंने 3 याद कर लेना, 4 याद कर लेना, 3 उसमें से करना होगा। टाइम देख के अपना कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। आपको हमारे टेलीग्राम लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। वहाँ से आप ये पीडीएफ ओनली 30 रुपीज़ में आपको पीडीएफ दे रही हूँ, क्योंकि सैक का पीडीएफ है, ज़्यादा आपको करना नहीं होता, 3 क्वेश्चन करने होते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें डिस्काउंट दिया है, ठीक है। वैसे मेरी पीडीएफ 50 की रहती है, बट मैं इसको दे रही हूँ आपको 30 में, ठीक है। साथ ही आप मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए मेहनत से बना रही हूँ अनुवाद कला, आपको बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा टेलीग्राम पे भी मैसेज आ रहे थे, दैट्स वाई मैं बना रही हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मुझे अदर सब्जेक्ट भी बनाना है, तो प्लीज़ सपोर्ट तो करिए अगर बना रही हूँ तो, ठीक है ना। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमें ना यूनिट वाइज देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए कि आपका यूनिट नंबर फर्स्ट क्या है। आपका यूनिट नंबर फर्स्ट का नाम है अनुवाद के सिद्धांत, ठीक है, ट्रांसलेशन प्रिंसिपल्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अनुवाद की परिभाषा क्या है, प्रकृति क्या है और महत्व क्या है। क्योंकि आपका जो ये है ना अनुवाद कला, आपका सब्जेक्ट का ही नाम है, तो अनुवाद क्या है, अनुवाद की परिभाषा क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और इसका महत्व क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जान दिया, चलिए देखते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो भूमिका से स्टार्ट करते हैं। तो भाषा जो है ना, वो मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है ना। आप सब जानते हो भाषा के बिना ना मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी इंसान, चाहे कोई भी भाषा हो, कोई भी लैंग्वेज हो, पर भाषा के बिना क्या कम्युनिकेशन हो सकता है? एक इंसान दूसरे इंसान को अपने विचार बता सकता है? नहीं ना। तो ये ना केवल विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम होता है क्या, भाषा, बल्कि किसी समाज की संस्कृति, परंपरा और उसकी विशिष्टता को भी प्रदर्शित करता है। मतलब भाषा है ना, वो संचार का भी माध्यम होता है, हमारी भावना को शेयर करने का भी माध्यम होता है। हम भाषा के माध्यम से तो अपनी बात बोलते हैं, जो इस भी भाषा में आप बोलते हो, हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, मराठी बोलते हो, गुजराती बोलते हो, तो ये हमारी संस्कृति का भी हिस्सा होता है। क्योंकि अलग अलग संस्कृति के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, ठीक है ना। परंपराओं की होती है, जैसे भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं, भारत में वो अलग अलग, आप स्टेट में चले जाओ अलग अलग भाषा बोली जाएगी। अब आप विदेशों में चले जाओ, फॉरनर चले जाओ, तो स्पेनिश, पुर्तगाली, वहाँ पे भी इतनी सारी भाषा, मतलब परंपरा और संस्कृति के हिसाब से ये अपनी विशेषता मतलब क्या करती है, प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो विश्व में क्या है, हजारों भाषाएं बोली जाती है, एक तो है ही नहीं। भारत में ही देख लो, अब इतनी सारी भाषाएं हैं, ठीक है। तो विश्व में तो बहुत सारी हैं, ठीक है। तो जिनमें से प्रत्येक भाषा की अपनी अलग व्याकरण होती है, और हर भाषा की एक व्याकरण होती है, ठीक है ना, उसको सीखने के लिए, ठीक है। तो शब्दावली और संस्कृत पृष्ठभूमि होती है, सबकी शब्दावली भी होती है एक, और पृष्ठभूमि भी होती है, ठीक है। जब विभिन्न भाषाओं के बीच संवाद स्थापित करना होता है, ठीक है। मान लो एक मराठी बोलने वाला अब गुजराती से बोलने जा रहा है, ठीक है ना, तो वो कैसे बात करेगा, तब भाषा की बाधा उत्पन्न होती है। अब एक मराठी व्यक्ति और एक पंजाबी व्यक्ति, अब इन दोनों को बात करना है, ये दोनों बिजनेस कर रहे हैं, मिले बिजनेस के तौर पे, ठीक है। अब इन दोनों को एक दूसरे को सामान देना है, बात करना है, भाई कैसे करेंगे। तो इनके बीच में कम्युनिकेशन में क्या आएगी, बैरियर आएगी। क्यों? क्योंकि इसकी भाषा गुजराती है, इसकी भाषा मराठी है, ठीक है। क्यों? तो इस भाषा को कैसे इसको दूर करा जाए, तो इसके लिए एक भाषा होती है, ठीक है ना, जो अनुवाद होता है। तो उसके माध्यम से क्या करा जाता है, हम इसका सहारा लेते हैं ट्रांस, और फिर क्या करते हैं, हम आसान करते हैं अपने कम्युनिकेशन को, ठीक है, यानी संचार को। तो इसी बाधा को दूर करने के लिए क्या करा जाता है, अनुवाद यानी ट्रांसलेशन किया जाता है, ठीक है। तो हम करते हैं ना ट्रांसलेशन, जैसे कि इंग्लिश, आपको कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं आता, आप क्या करते हो, आप डालते हो गूगल ट्रांसलेशन पर, उसका अनुवाद कर लेते हो, ठीक है, कर लेते हो ना। तो यही चीज़, ठीक है। तो इस ये अनुवाद क्या करता है, हमारी बाधा को दूर करता है। अब आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिसको कोई चीज़ लाइन समझ नहीं आती हिंदी में, कोई चीज़ किसी को, इंग्लिश वाले को इंग्लिश में समझ, मतलब इंग्लिश में समझ नहीं आती, तो आप ट्रांसलेशन पे जाते हो ना, गूगल ट्रांसलेशन, वहाँ पे आप क्या करते हो, उसको लिखते हो या टाइप करते हो, फिर वो आपको बताता है आपकी भाषा में जो आपको चाहिए। तो फिर इससे क्या होता है, आप उस भाषा को समझ जाते हो। तो समझा आप मैं क्या कह रही हूँ। तो अनुवाद क्या है, अनुवाद में प्रक्रिया है जिसमें एक भाषा में लिखित या मौखिक शब्द या वाक्यों या भावों से दूसरी भाषा इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि ना मूल अर्थ और भावना शैली बनी रहे, ठीक है। तो अनुवाद की इस प्रक्रिया के बिना विश्व में विभिन्न भागों में ज्ञान, विचार और संस्कृति का आदान प्रदान संभव ही नहीं है। मीन्स
जो अनुवाद है, अनुवाद क्या है, एक प्रक्रिया है अनुवाद, जिसके माध्यम से जो भी भाषा होती है, गुजराती, मराठी, स्पेनिश, पुर्तगाली, इन सभी भाषा में सभी भाषा की लिखित भाषा भी होती है और सभी भाषा की मौखिक भी होती है, मतलब बोली भी जाती है और लिखी भी जाती है, मतलब शब्द भी है इस भाषा के और मुंह से भी बोला जाता है, ठीक है, वाक्य भी है। तो इन सब वाक्यों को दूसरे लोग कैसे पहचाने, दूसरे लोगों तक कैसे पहुंचाए, तो इसको अनुवाद के जरिए, मतलब ट्रांसलेशन के जरिए क्या करा जाता है, इस भावना का अर्थ निकाला जाता है, इसकी शैली क्या है, क्या कहना चाह रहा है, ये निकाला जाता है। मान लो कोई वर्ड है इंग्लिश का, ठीक है, वो लिखित भी है, वो मौखिक भी है और वो वाक्य भी है इंग्लिश का, अब आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप क्या करोगे, अनुवाद करोगे, मतलब उसका ट्रांसलेशन करोगे गूगल ट्रांसलेशन से या किसी भी चीज़ से, ठीक है, ट्रांसलेशन करोगे और फिर क्या करोगे, फिर आप समझ जाओगे कि वो क्या कहने वाला है, मतलब उसके विचार समझ जाओगे, अगर वो कोई ज्ञान दे रहा है तो वो समझ जाओगे, उसकी संस्कृति समझ जाओगे, तो आदान प्रदान संभव होगा, ठीक है। तो अनुवाद के माध्यम से क्या होता है, संचार होता है, ठीक है। तो आधुनिक युग में वैश्वीकरण के दौर में जहां विश्व एक वैश्विक गांव बन चुका है, ठीक है, तो अनुवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है, ठीक है, क्योंकि अब क्या है, वैश्वीकरण के माध्यम से एक देश में तो व्यापार होता नहीं है, हर देश में व्यापार होता है एक दूसरे का, ठीक है। तो अब एक दूसरे से व्यापार होता है, तो भाई देश में इतनी सारे देश है और अलग अलग भाषा है, अब आप कैसे सारे सारे डील करोगे, ठीक है। अब हर जगह इंग्लिश भी नहीं बोली जाती, सोचो कि इंग्लिश से कर ले, ठीक है ना, तो उसके लिए एक अनुवाद होता है, ट्रांसलेशन होता है, ठीक है ना, तो उसके माध्यम से क्या करते हो आप, उस भाषा को अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है और आप क्या करते हो, उसको ट्रांसलेशन करके समझते हो। तो शिक्षा में हो, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे तकनीक में हो, चाहे साहित्य में हो, चाहे कूटनीति में हो, तो अनेक क्षेत्रों में अनुवाद की जरूरत पड़ती है। आपने अंतर्राष्ट्रीय वो देखा होगा, यूएनओ, तो उसमें भी बहुत सारे प्रतिनिधित्व बैठते हैं, ठीक है ना, हर देश के, तो वो सारे तो अलग अलग देश के होते हैं, उनकी भाषा अलग होती है, तो उनके पता है कान में लगाया जाता है एक हेडफोन, अगर आपने संसद भवन वाली वीडियो भी देखी होगी, तो उसमें पता है जो बोला जाता है ना, वो उनकी लैंग्वेज में उस हेडफोन में मतलब चलता है वो आवाज, ठीक है ना, तो ये अनुवाद होता है। कूटनीति में, साहित्य में, अब देखिए बहुत सारी इंग्लिश साहित्य है, उसको आप हिंदी में पढ़ते हो ना, ट्रांसलेशन की बुक बिकती है ना, तकनीकी में देखते हो आप, ठीक है ना, आप लैपटॉप में देखते हो, कंप्यूटर में देखते हो, किस लैंग्वेज में चलती है आपकी फ़ोन, कंप्यूटर, ये सब चलती है ना, वैसे तो नॉर्मल लैंग्वेज तो इंग्लिश में चलती है ना, बट आप हिंदी में भी कर सकते हो, ठीक है, और अन्य भाषाएं भी, अभी बहुत सारी भाषाएं भी आई हैं। व्यवसाय की बात करें, बिजनेस में भी आप करते हो, शिक्षा में भी आप क्या करते हो, हर भाषा पढ़ते हो, तो ये सब अनुवाद है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो अनुवाद की परिभाषा क्या है, उसको जानते हैं। तो अनुवाद की परिभाषा है कि अनुवाद का सामान्य अर्थ है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित करना, सीधी सी बात है। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, आप गूगल ट्रांसलेशन से क्या करते हो, एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलते हो, है ना, सिंपल सी भाषा, आपने गूगल ट्रांसलेट देखा है तो अनुवाद की परिभाषा तो आप लिख ही लोगे। लेकिन अनुवाद केवल शब्दों और दूसरी भाषा में बदलना ही नहीं होता है, बल्कि इसका उद्देश्य होता है कि उस भाषा की भावना क्या है उसको भी व्यक्त करना, उसके अर्थों को, संदर्भ को सटीक दूसरी भाषा में व्यक्त करना। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने लिख दिया, मतलब होते हैं ना बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका हिंदी मतलब हिंदी होता नहीं है, भावना में होता नहीं है, बट उसको कह दिया जाता है, ऐसे वर्ड नहीं। तो आपको अनुवाद ऐसे करना है कि आप उसकी भावना समझ सको कि दूसरी भाषा में भी कि उस क्या कहना चाह रहा है। ऐसा नहीं है दूसरी भाषा में आपको कोई गाली दे रहा है और आप समझ जाओ कि नहीं दे रहा है, ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो, तो मतलब भावना समझना चाहिए, ठीक है। सो विद्वानों के अनुसार अनुवाद की परिभाषा क्या है उनको जानते हैं, ठीक है, क्योंकि थिंकर्स की पॉइंट ऑफ व्यू लिखने बहुत जरूरी होते हैं। तो सैमुअल जॉनसन के अनुसार अनुवाद क्या है, अनुवाद वह कला है जिसके माध्यम से किसी भी भाषा के शब्दों को दूसरी भाषा में समझदारी और सटीकता के साथ प्रस्तुत किया जाना। मतलब अनुवाद एक कला, आर्ट बताया उन्होंने, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, कोई भी भाषा का हम ट्रांसलेशन करते हैं, अनुवाद करते हैं एक समझदारी और सटीकता के साथ। मतलब समझदारी मतलब वही लैंग्वेज में उसको बस उसका ट्रांसलेशन करके भावना भी उसकी वही होती है और उसका कहने का मतलब भी वही होता है, बस उसको प्रस्तुत करने का तरीका अलग भाषा में होता है, ठीक है। तो ये सैमुअल जॉनसन के अनुसार है। दूसरा फेडरिक के अनुसार क्या है, फेडरिक कहते हैं कि अनुवाद का काम मूल लेखक के पाठकों को उसकी स्थिति में लाना है जैसा वह मूल भाषा के पाठक होते हैं। मतलब ये कहते हैं कि ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी लेखक के होते हैं, जो भी पढ़ने वाले होते हैं, तो उसकी स्थिति में लाना, वह जो मतलब कोई बुक है, ठीक है, वो इंग्लिश में बुक है, ठीक है, तो लेखक ने इंग्लिश में बुक लिखी है, अब वो पाठक जो है वो पढ़ रहा है उस बुक को, इंग्लिश में नहीं पढ़ना चाहता, वो हिंदी में पढ़ना चाहता है, तो उसका ट्रांसलेशन करेगा। तो अनुवाद करके अगर वो पढ़ रहा है ना, तो जो इंग्लिश में लिखा है ना, जिस भावना में, जिस तरीके से, तो बिल्कुल वैसा ही हिंदी में ट्रांसलेशन होना चाहिए, ठीक है ना, तो मूल भाषा का ही उपयोग होना चाहिए, ठीक है, तो इसी को कहा है अनुवाद, ठीक है, किसने, फेडरिक ने। वही ए नौसल का मानना है कि अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसमें स्रोत भाषा के अर्थ और भाव को लक्ष्य भाषा के उपयोग शब्दों में बदला जाता है ताकि मूल भावना बरकरार रहे। मतलब ये कहते हैं कि नॉल्स की एक प्रक्रिया है जिसमें स्रोत भाषा के अर्थ और भाव को लक्ष्य को
उपयुक्त शब्दों में बदला जाता है। ये भी वही कह रहा है कि जो भी लैंग्वेज है जिसका आप ट्रांसलेशन कर रहे हो उसको उसके अर्थ जो उसका अर्थ निकल रहा है ना इंग्लिश में, वही अर्थ हिंदी में भी निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है हिंदी में कुछ और उसका अर्थ निकल रहा है इंग्लिश में कुछ और। अब ट्रांसलेशन करोगे तो दोनों का अर्थ सेम होना चाहिए, बस इसे ही अनुवाद कहते हैं। तो 3 थिंकर्स के नाम मैंने बता दिए, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि अनुवाद केवल भाषा शब्दों का परिवर्तन नहीं है, मतलब हिंदी का इंग्लिश करना ही नहीं है, बल्कि दो भाषाओं के बीच एक भावनात्मक, सांस्कृतिक और बौद्धिक सेतु स्थापित करना है। मीन्स कि समझ सके फीलिंग्स आगे वाला कि वो भाषा जो ट्रांसलेशन कर रही है, तो ऐसा नहीं ट्रांसलेशन करने से मतलब जो ट्रांसलेशन जिस भाषा की कर रहे हो उसकी भावना उड़ जाए, उसकी संस्कृति उड़ जाए, नहीं, उसी संस्कृति के अनुसार होना चाहिए, उसी भावना के अनुसार होना चाहिए, बस ट्रांसलेशन होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा होना चाहिए अनुवाद, ठीक है। तो अनुवाद की प्रकृति क्या है उसे जानते हैं। अनुवाद एक कला है और विज्ञान है, दोनों है, ठीक है। तो अनुवाद ना केवल भाषा का तकनीकी ज्ञान है, बल्कि ये एक कला का भी मतलब क्या है, कला है, क्योंकि ट्रांसलेशन करना एक कला होती है, ठीक है, जिसमें रचनात्मकता, संवेदनशीलता और भाषा की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। कौन उसका ट्रांसलेशन कर सकता है? आज तो कंप्यूटर वगैरह गूगल ट्रांसलेशन कर देते हैं, पर पहले जब लोग खुद करते थे ट्रांसलेशन, तो क्या करते थे, वो उसकी भावना को समझते थे पहले, उसमें रचनात्मक चीज़ों को जोड़ते थे और फिर जाके वो ट्रांसलेशन करते थे, ठीक है, अनुवाद करते थे। तो अनुवाद को ना केवल दोनों भाषाओं का आप ज्ञान होना चाहिए। जो भी ट्रांसलेशन आप जैसे कि ट्रांसलेशन बनते हैं ना बहुत सारे लोग, तो फिर क्या करते हैं, उनको दोनों भाषा का ज्ञान होना चाहिए। मतलब हिंदी का अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हो तो आपको इंग्लिश की भी तो नॉलेज होनी चाहिए, जब जाके आप हिंदी में ट्रांसलेशन करोगे ना। ऐसा नहीं है कि हिंदी आती है आपको, इंग्लिश नहीं आती है और आप बस ट्रांसलेशन कर लो। तो आप ट्रांसलेशन तो हिंदी में कर लोगे, पर अगर इंग्लिश में उस वर्ड का मतलब कुछ अलग हुआ, उसकी भावना अलग हुई, तो आप कैसे पहचानोगे? नहीं पहचान पाओगे ना। इसलिए क्या है, दोनों का ज्ञान होना चाहिए। जिस भी भाषा का आप ट्रांसलेशन कर रहे हो और जिस भाषा में कर रहे हो, तो उन दोनों का आपको ज्ञान होना चाहिए। बल्कि दोनों भाषाओं की संस्कृति, उसके रीति रिवाज और उसकी सामाजिक मान्यता, इन सबको आपको पता होना चाहिए जब जाके, ठीक है। तो भाषा और संस्कृति का संबंध एक दूसरे से कैसे है, तो प्रत्येक भाषा अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश का दर्पण होता है। सभी भाषा जो है वो अपनी उस जहाँ से वो निकली होती है उसकी संस्कृति और सामाजिक से निकली होती है, ठीक है। तो उसके शब्द, मुहावरे, कहावतें और अभिव्यक्तियां संस्कृति के विशेष संदर्भ को दर्शाती है। मतलब आप इंग्लिश के मुहावरे देखो, आप हिंदी के मुहावरे देखो, आप हरियाणवी टोन देखो, तो सबकी भाषा में क्या है, अलग अलग संस्कृति दिखाई देती है। इसलिए अनुवाद के लिए एक आवश्यक है कि वे भाषा की संस्कृति और उसके अर्थों को भी समझे और लक्ष्य भाषा में सही रूपांतरण करें। मतलब उसकी भावना को, उसकी संस्कृति को समझ के। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में जो मुहावरा अलग होता है, वो देखिए इंग्लिश में आपने सुना होगा जैसे कि एक मुहावरा है ना, पीस ऑफ केक, मतलब बहुत आसान चीज को कहते हैं ना पीस ऑफ केक, ठीक है। तो ये मुहावरा है इंग्लिश का। अब हिंदी में आप सोचोगे पीस ऑफ केक का टुकड़ा, अरे नहीं, हिंदी में अगर ट्रांसलेट अब कर दोगे बिना भावना को समझे, तो क्या होगा, इसका मतलब केक का टुकड़ा होगा, पर इसका मतलब केक का टुकड़ा नहीं होता है, मतलब होता है इसका मतलब एक आसान काम, ठीक है। तो ये तो मेरे लिए पीस ऑफ केक है, ठीक है ना। तो ऐसे समझ रहे हो। तो इसलिए मैं देखो यही चीज अगर हिंदी में कर रहे हैं आप पीस ऑफ केक, तो फिर क्या हो रहा है, ये भाषा ही क्या हो रही है, हिंदी में करोगे तो केक का टुकड़ा सा समझ आ रहा है, ठीक है। पर इसकी भावना को समझ के करोगे तो ये मुहावरा है, इसका अर्थ कुछ और निकल रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है कि बहुत आसान काम है, ठीक है ना। तो यही चीज बोल रही हूँ मैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो अनुवाद की प्रक्रिया क्या है, कि अनुवाद की प्रक्रिया में मुख्यतः 3 तत्व होते हैं, ठीक है, 3 तत्व। पहला होता है श्रोत भाषा, जिस भाषा से अनुवाद किया जा रहा है। मतलब अनुवाद 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कैसे, पहले तो आप मान लो कोई बुक है, ठीक है, उसका अनुवाद कर रहे हो, ठीक है। तो जिस भाषा से अनुवाद किया जा रहा है, वो मान लो ये बुक इंग्लिश में है, तो पहली क्या हो गई, श्रोत भाषा, ये इंग्लिश हो गई। अब दूसरी होगी लक्ष्य भाषा, जिस भाषा में अनुवाद किया जा रहा है। अब इंग्लिश से आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, अनुवाद करना है, तो ये आपकी लक्ष्य भाषा हो गई, ठीक है ना। अब तीसरा क्या है, संदेश का संप्रेषण, यानी मूल भाव और अर्थ को ठीक प्रकार से लक्षित भाषा में प्रस्तुत करना। अब जो भी आप इंग्लिश का ट्रांसलेशन कर रहे हो हिंदी में, तो इसकी भावना, इसके मूल, इसको सटीक से अर्थ समझ के आपको इसमें क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। मानो मैंने वही बताया ना, पीस ऑफ केक इंग्लिश में है, अब हिंदी में आप ट्रांसलेशन करोगे तो ये नहीं लिख दोगे कि केक का टुकड़ा, बल्कि इसकी भावना को, इसके अर्थ को समझ के क्या लिखोगे, अगर इसका ट्रांसलेशन करोगे तो आसान चीज मतलब एक होती है ना, तो उसके बारे में ऐसे लिखोगे, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो इस प्रक्रिया में अनुवाद श्रोत भाषा की व्याकरण और शब्दार्थ और भावशैली और सामाजिक संदर्भ को समझकर लक्ष्य भाषा उसे प्रभावी रूप से प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। मतलब समझ के उसका शब्द क्या है, उसकी भाव क्या है, उसकी शैली, जब जाके अनुवाद किया जाता है, ठीक है। तो अनुवाद की कुछ चुनौती भी होती है। अनुवाद की सबसे बड़ी चुनौती होती है कि भाषा और संस्कृति के बीच समानता बनना। तो जो भाषा होती है, जो संस्कृति होती है, अगर एक जैसी नहीं होगी तो आपको क्या होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी जब आप ट्रांसलेशन करोगे। तो एक भाषा की शब्दों का अर्थ और भावना दूसरी भाषा में ठीक उसी तरह व्यक्त करना कठिन होता है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ना, इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसका हिंदी में मतलब आप ट्रांसलेशन अगर करने जाओगे ना, तो उसका गलत ही मतलब निकल जाएगा, ठीक है ना। पर आपको उसको सही से व्यक्त करना आना चाहिए, ठीक है। तो उदाहरण के लिए संस्कृत के कई शब्दों के लिए अंग्रेजी में कोई सीधे समक्ष शब्द ही नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए अनुवाद को जो भावना अनुवाद क्या है,
संस्कृत अनुकूलन और कभी-कभी मुक्त अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है कि संस्कृति के अलग से या तो संस्कृत के ही वर्ड को उसको इंग्लिश में मतलब लिखना होता है, क्योंकि किसी बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जिसका ट्रांसलेशन हम नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो अनुवाद के प्रकार क्या हैं? अनुवाद के प्रकार हैं, पहला है शब्द अनुवाद, ठीक है? तो इसमें शब्दों का यथावत अनुवाद किया जाता है, जो भी शब्द है उसका ट्रांसलेशन किया जाता है, लेकिन इसका परिणाम कभी-कभी अस्वाभाविक और अर्थहीन हो सकता है, ठीक है ना? कभी-कभी ऐसा है कि कोई सा ट्रांसलेशन वर्ड आप करते हो, आप गूगल ट्रांसलेशन का यूज़ करोगे, ठीक है? आपको इंग्लिश वर्ड का ट्रांसलेशन करोगे, ठीक है ना? तो आपको हिंदी उसका ना मतलब ट्रांसलेशन तो कर देगा, पर उसका अर्थ कोई नहीं होगा। तो ऐसा कोई ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए जिसका कोई अर्थ ना हो। हमेशा ऐसा अनुवाद होना चाहिए जिसका कोई अर्थ निकले, ठीक है ना? दूसरा क्या है? भावना अनुवाद, यानी इसमें शब्दों से अधिक क्या है, अर्थ और भावना पर ध्यान देना चाहिए कि क्या बोल रहा है, ठीक है ना? ये नहीं है कि शब्द पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है? तीसरा क्या है? मुक्त अनुवाद, यानी अधिक स्वतंत्र होता है, जहाँ अनुवाद भाव के अनुरूप भाषा का चयन करता है, भले ही शब्दों में भिन्नता हो, ठीक है ना? पर भाषा एक जैसी, मतलब उसका चयन मतलब जो है भावना एक ही हो, तो वो क्या है? मुक्त अनुवाद होता है, ठीक है ना? जैसे कि मैंने बताया ना पीस ऑफ केक, तो और इसका हिंदी करोगे तो केक का टुकड़ा लगेगा, बट आप इसका मतलब क्या है भावना के अनुसार आप जानोगे तो इसका मतलब है कि मतलब बहुत आसान सा काम है, ठीक है ना? तो मतलब भावना के अनुसार, तो ये क्या है? मुक्त अनुवाद हो गया, ठीक है? तो अनुवाद की विधियां क्या होती है? प्रत्येक अनुवाद यानी स्रोत भाषा के शब्दों और संरचना का कोई कड़ाई से पालन, ठीक है? दूसरा क्या है? परिकलित अनुवाद, यानी रचनात्मक स्वतंत्रता को लेकर भावना अनुवाद, मतलब स्वतंत्रता होती है कि अनुवाद क्या है, आप शब्द के थोड़ी मीनिंग से हटके भी बना सकते हो, पर उसका अर्थ उसकी भावना एक ही होनी चाहिए। तीसरा क्या है? संस्कृति अनुकूलन, यानी लक्ष्य भाषा के सांस्कृतिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए ये अनुवाद होना चाहिए कि जो भाषा आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, अनुवाद कर रहे हो, उसी के अनुरूप उसका जो भाव निकल रहा है वही भाव होना चाहिए जो जिस भाव का आप ट्रांसलेशन कर रहे हो। तो अनुवाद का महत्व क्या होता है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, अनुवाद के माध्यम से विभिन्न संस्कृति का संवाद संभव होता है। इससे अन्य देशों की साहित्य, दार्शनिक और संस्कृति धरोहर से परिचित होते हैं। जब अंग्रेज आए थे हमारे भारत, तो उन्होंने जब मुगल आए, अंग्रेज आए, इन्होंने क्या करे, भारत की जो वैदिक जितने भी ग्रंथ थे उन सबको पढ़ा, जब जाके तो उन लोगों ने ये सारी टेक्नोलॉजी मतलब बनाई, बहुत सारी पता है भारत से ली गई है, ठीक है ना? तो ये सब उन्होंने अनुवाद करा तब जाके, जैसे कि भारतीय उपनिषद का अंग्रेजी अनुवाद विशेष भारतीय दर्शन से परिचित होता है, ठीक है ना? उपनिषद की बात कर रहे हैं, वही रामायण उपनिषद, ये सब लोग कैसे पढ़ते हैं? ट्रांसलेशन करके तो पढ़ते हैं। तो ज्ञान और विज्ञान का भी इससे प्रचार होता है अनुवाद से। विज्ञान, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, इन सब क्षेत्रों में ज्ञान जो है वैश्विक स्तर तक पहुंचता है, ठीक है? शोध पत्र, दस्तावेज और वैज्ञानिक जर्नल अनुवाद बिना सब मतलब इसके उपलब्ध नहीं हो सकते। जैसे हम साइंस देखते हैं, साइंस की पढ़ाई क्या हिंदी मीडियम में भी आज होती है, ठीक है? डॉक्टर की पढ़ाई, चिकित्सा की पढ़ाई भी आजकल हिंदी मीडियम में भी करी गई है। टेक्नोलॉजी जो है कंप्यूटर में भी क्या है, अब अदर अदर लैंग्वेज दी गई है। तो ये सब अनुवादी तो है, जिससे क्या होता है? दस्तावेजीकरण अच्छा होता है। शोध पत्र, अगर आप कोई पीएचडी कर रहे हो, कोई रिसर्च कर रहे हो, तो उसमें भी क्या है, आपको लैंग्वेज जरूरी होती है, क्योंकि आप जहाँ मान लो आप अ, विदेश में कर रहे हो, ठीक है, रिसर्च, तो आपको जिस देश में कर रहे हो, जिस क्षेत्र का आपको रिसर्च मिला है करने को, आपको वहाँ की भाषा आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ की आप अगर बुक को एनालाइज करोगे, क्या होता है रिसर्च का मतलब, सब चीज़ को वहाँ की एनालाइज करोगे, तो वहाँ की भाषा से कनेक्ट नहीं होगी तो कैसे होगा, ठीक है? तो साहित्य, धर्म और दर्शन और इतिहास में भी महत्वपूर्ण होता है अनुवाद। किसी देश की साहित्य या कृति या धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने के लिए आपको दस्तावेज अनुवाद विश्व पलट पर आते हैं, ठीक है? जैसे कि कबीर, तुलसीदास, शेक्सपियर, गालिब, इन सब के जो भी पुस्तकें हैं उन सबको क्या है, विश्व में पढ़ा जाता है पूरी तरह से और अपने अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके, ठीक है ना? तो अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैश्विक संचार और कूटनीति में भी इंपॉर्टेंट होता है। राजनीतिक और कूटनीति में संवादों में अनुवाद बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र बात कैसे करेगा, तो संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है उसमें विभिन्न भाषा के बीच संचार होता है। कैसे होता है? अनुवाद के माध्यम से। सबको एक हेडफोन फैला दिया जाता है, अब जैसे मैं बोल रही हूँ हिंदी में, तो उसको सुनाई पर उसी भाषा में देगा, ठीक है ना? जो व्यक्ति मतलब जिसका मतलब लगा रखा होगा हेडफोन, मतलब कंट्री के हिसाब से होता है, ठीक है? तो अनुवाद व्यवसाय, तकनीकी और शिक्षा में भी इसका उपयोग होता है। वैश्विक व्यवसाय में उत्पाद का प्रचार प्रसार, तकनीक, दस्तावेज के अनुवाद और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें अनुवाद देखने को मिलता है, ठीक है? पढ़ाई में देखते हैं हम सब्जेक्ट कितने सारे होते हैं। तो सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के लिए भी जरूरी होता है। भारत में जैसे बहुभाषीय देश है, भारत में एक तो भाषा नहीं है। अब कहते हैं ना, भारत में दो कोस पे पानी बदलता है और भाषा बदलता है। एकता और सांस्कृतिक समृद्धता का आधार है भाषा। तो भाषा जो है और संस्कृति के बीच संवाद में सुविधा प्रदान होनी चाहिए कि समझ पाए, ठीक है ना? ट्रांसलेशन उसका हो पाए, ठीक है? तो आर्थिक महत्व भी होता है। अनुवाद उद्योग का एक विशाल आर्थिक क्षेत्र बन चुका है, जिसमें रोजगार अवसर उत्पन्न होते हैं। अब क्या है, बहुत सारे क्या लोग हैं अब इसी चीज में जा रहे हैं अनुवाद में। अब क्या है, जैसे कि इसमें भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं, जैसे कि आपको हर हर सेक्टर में आपको एक ट्रांसलेशन की जॉब मिलती है, ठीक है ना? वहाँ पे आपको करना पड़ता है। तो ये भी आर्थिक महत्व भी है इसका। अनुवाद की चुनौतियां भी हैं, जैसे भाषाई असमानता,
प्रत्येक भाषा के व्याकरण, शब्दावली और अभिव्यक्ति की जो शैली है वो कुछ अलग होती है, मुहावरे अलग होते हैं। तो कभी-कभी जो अनुवादक होता है उसके लिए क्या हो जाती है, ये मुश्किल हो जाती है करना। सांस्कृतिक विविधता के कारण भी कुछ शब्द या धर्म संदर्भ में अभिव्यक्ति की संस्कृति से जुड़ी होती है, जिसका लक्ष्य समान प्रभाव डालना होता है, पर वो नहीं हो पाता। संस्कृति भिन्नता के कारण भी होती है। भाव और शैली की रक्षा करना भी इसकी चुनौती होती है। जैसे कि जो भाव और शैली जो मान लो इंग्लिश में दी गई है और आपको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो हिंदी में भी वही भाव और शैली आनी चाहिए। बाकी वर्ड अलग हो जाए कोई बात नहीं, पर भाव वही होना चाहिए जो कह रहा है, ठीक है ना। तो ये चुनौती होती है। तकनीक और वैज्ञानिक शब्दावली विशेष वाले विषयों, जैसे कि विज्ञान की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें या चिकित्सा की बात करें, तो इसमें क्या है, एक चुनौतीपूर्ण होता है कि विज्ञान, क्योंकि सारी पढ़ाई ज़्यादातर विज्ञान की बुकें ज़्यादा है इंग्लिश में हो रही है, हिंदी में या अदर भाषा में ट्रांसलेट, पर बहुत दिक्कत होती है पढ़ने में। आप कंप्यूटर में भी देखिए इंग्लिश में आराम से चला लेते हो, पर अदर लैंग्वेज में अगर चलाना चाहोगे अवेलेबल तो है, पर बहुत दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो ये सब इसकी चुनौती है, ठीक है। व्याख्या का जोखिम, अनुवाद में अनुवादक की व्याख्या शामिल होती है, जिसमें कभी कभी मूल अर्थ से भटक भी जाता है जो जो बनाने वाला अनुवादक होता है, ठीक है। तो आधुनिक युग में अनुवाद क्यों इंपॉर्टेंट है, तो तकनीकी विकास के लिए, क्योंकि आज मशीन अनुवाद, कंप्यूटर आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस सबका लोग गूगल ट्रांसलेट का कम बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। इससे ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अनुवाद बहुत बढ़ गया है। डिजिटल युग में भूमिका इसकी बहुत बढ़ गई है। इंटरनेट और डिजिटल मीडिया ने क्या करी है, अनुवाद की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। बहुत सारे वेबसाइट है, सोशल मीडिया ऐप्स है, ऑनलाइन कंटेंट है, जो क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं, ठीक है। ये लोग, आपको पता होगा बहुत सारे ट्रांसलेशन, आपको नाम भी पता होगा। तो वैश्विक स्तर पर अवसर मिलता है इससे। वैश्वीकरण से क्या है, अनुवाद उद्योग ने रोजगार पैदा किया है, जैसे कि गूगल ट्रांसलेशन और भी बहुत सारे, जैसे चैट जीटीपी वगैरह से, ये भी आपको क्या करती है, ट्रांसलेशन करके देती है। तो इनसे क्या हो रही है, जॉब तो बढ़ रही है, ठीक है ना। निष्कर्ष में क्या लिखोगी कि अनुवाद न केवल भाषाओं के बीच शब्दों का परिवर्तन है, बल्कि ये संस्कृति का, विचार का, भाव का और ज्ञान का आदान प्रदान की भी एक प्रक्रिया है। ये कला और विज्ञान दोनों है, ठीक है, जिसमें तकनीकी कौशल के साथ साथ क्या है, हमें जो भी भाषा का हम ट्रांसलेट कर रहे हैं उसकी हमें भावना को समझना आना चाहिए, ठीक है। तो आधुनिक युग में अनुवाद बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि वैश्विक संचार हो रहा है आज, व्यवसाय बढ़ गया है, शिक्षा बढ़ गई है, ठीक है, संस्कृति समृद्धता है, तो इसके कारण हमें अनुवाद आना चाहिए, हमें अनुवाद करना आना चाहिए। तो इसको इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इसकी इंपॉर्टेंस। इसलिए अनुवाद मानव जीवन का एक अनिवार्य अंग बन गया है। आज विभिन्न भाषा और विभिन्न संस्कृति के बीच पुल के रूप में काम करता है। ट्रांसलेशन के माध्यम से हम कनेक्ट होते हैं लोगों से, ठीक है ना। तो इसकी गुणवत्ता, समर्पण, सेवा हमें करनी चाहिए। विश्व में ज्ञान, संस्कृति का सशक्त आदान प्रदान होता है। एक देश दूसरे देश की संस्कृति या दूसरे देश का कल्चर कैसे जानेगा, जब तक वो उसकी जो पुस्तक है या उसकी जो भाषा है उसको अनुवाद नहीं कर लेता, ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। तो आपको समझ आया फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। सो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि अनुवाद उपकरणों, शब्दकोशों आदि के प्रकार और उपयोग पर चर्चा की थी। अनुवाद उपकरण क्या होते हैं, यानी शब्दकोश, जिसे हम क्या कहते हैं, डिक्शनरी कहते हैं ना इंग्लिश में, ठीक है। तो वो उसके प्रकार कितने होते हैं, उपयोग क्या होता है, डिक्शनरी का क्या उपयोग होता है, ठीक है ना। तो वही बताना है। तो भूमिका से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन से। तो अनुवाद क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भाषा का, संस्कृति और संदर्भ की गहरी समझ की आवश्यकता होती है किसी भाषा के अनुवाद के लिए। तो किसी भी अनुवादक के लिए सही और प्रभावी अनुवाद करने में सहायता कौन करता है, उसका उपकरण, यानी उसके शब्दकोश, उसकी डिक्शनरी, ठीक है। तो उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये उपकरण अनुवाद को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के बीच सटीक क्या करता है, प्रभावशाली अनुवाद करने में मदद करता है। आप कोई भी ट्रांसलेशन कर रहे हो तो आपका शब्दकोश, मान लो आप हिंदी से इंग्लिश कर रहे हो तो हिंदी का शब्दकोश और इंग्लिश का शब्दकोश आपको जानना जरूरी होता है। यही मदद करता है आपकी ट्रांसलेशन करने में। तो इन उपकरणों में प्रमुख रूप से शब्दकोश आते हैं, ग्रंथकोश आते हैं और व्याकरण ग्रंथ होते हैं और अनुवाद मेमोरी होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर आधारित अनुवाद उपकरण, ऑनलाइन संसाधन शामिल है। आज के डिजिटल युग में उपकरण अनुवाद की गुणवत्ता बढ़ाने, समय बचाने और भाषा की विविधता को संभालने में अभूतपूर्व भूमिका निभा रहे हैं ये सब, ठीक है। शब्दकोश, ग्रंथकोश, हमारे जो कंप्यूटर में गूगल ट्रांसलेशन आ गए हैं, तो ये सब हमारे क्या करते हैं, तुरंत हमें ट्रांसलेशन करके दे देते हैं, हमारी टाइम को बचाते हैं, ठीक है ना। तो अनुवाद उपकरण के प्रकार जानते हैं हम। तो पहला होता है शब्दकोश। तो शब्दकोश क्या होता है, डिक्शनरी होता है, यानी शब्दकोश अनुवाद के सबसे प्राचीन और व्यापक उपकरण है। सबसे पहले जब गूगल ट्रांसलेशन अभी ये सब नहीं आया था तो पहले तो लोग लिखते थे ना, तो शब्दकोश होता था, शब्दकोश के माध्यम से पहले होता। तो ये स्रोत भाषा के शब्दों का लक्ष्य होता है, अर्थ बताता है। और शब्दकोश कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। कैसे, द्विभाषी शब्दकोश होते हैं। इसमें क्या होता है, ये भाषा से दूसरी भाषा के शब्दों और उनके अर्थों को बताते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी अंग्रेजी शब्द का शब्दकोश होता है ना, डिक्शनरी, जो हिंदी भाषा का अंग्रेजी भाषा में शब्द बताता है। दूसरा होता है बहुभाषी शब्दकोश, जिसमें 3 या उससे अधिक भाषा के शब्दकोश होते हैं, विश्व स्तर पर काम आते हैं, ठीक है। जिसमें मान लो कोई वर्ड है इंग्लिश का, उसका हिंदी में, स्पेनिश में, पुर्तगाली में क्या वर्ड होगा, ये बताया रहेगा एक ही डिक्शनरी में, तो उसको कहते हैं बहुभाषी शब्दकोश, डिक्शनरी, ठीक है। तीसरा होता है विशेष शब्दकोश। ये किसी विशेष क्षेत्र जैसे कि चिकित्सा,
तकनीक, कानून आदि से संबंध होता है। यानी कोई आप कानून की पढ़ाई कर रहे हो, आप टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, तो आप मान लो डॉक्टर की कर रहे हो तो आप चिकित्सा वाला स्पेशल वाला लोगे शब्दकोश, ठीक है? तो आपको इसमें डॉक्टर से रिलेटेड जितने भी वर्ड होते हैं ना, उसका आपको अनुवाद मिलेगा, ठीक है? तीसरा क्या है? समानार्थी शब्दकोश, यानी ये शब्द के पर्यायवाची शब्द प्रदान करते हैं जिससे अनुवाद में विविधता लाई जा सकती है। ये क्या करती है? आपको पर्यायवाची देती है। पर्यायवाची को समझ रहे हो? मान लो एक वर्ड है इंग्लिश में, उसका मतलब हिंदी में कुछ निकला, ठीक है? तो उसका हिंदी में वर्ड मान लो एक निकला, तो और भी इसके वर्ड होंगे ना, मतलब शब्द पर्यायवाची समझते हो? एक शब्द के अनेक शब्द जो होते हैं, तो वो, ठीक है? तो व्याकरण ग्रंथ और संदर्भ पुस्तकें इसका दूसरा क्या होता है? प्रकार होता है। यानी अनुवाद में दोनों भाषाओं के व्याकरण और जो संरचना है उसकी समझ आवश्यकता होती है। व्याकरण ग्रंथ और संदर्भ पुस्तकें अनुवाद को क्या बनाती है? वाक्य रचना करती है। लिंग, उसके कारक, उसका काल, उसका वचन आदि नियमों को सही से समझने में हमारी मदद करती है। तीसरा होती है प्रकार अ, अनुवाद मेमोरी। अनुवाद मेमोरी क्या होती है? ये कंप्यूटर आधारित उपकरण होता है जो पूर्व में किए गए अनुवाद से संग्रहित होता है। इसको पता रहता है, डेटा होता है। जब समान या मिलते जुलते वाक्य अगर आप इससे पूछते हो तो वो आपको सजेस्ट करता है और आपको बताता है, ठीक है? कंप्यूटर। तीसरा क्या है? कंप्यूटर आधारित अनुवाद उपकरण, जैसे कि कैट टूल्स में कई प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे एचडीएल, ट्रेडोस, मेमो क्यू, वर्ड फास्ट। ये क्या करते हैं? ये सब टूल क्या करते हैं? तुरंत आपकी, इनके पास मेमोरी होती है, इनके पास शब्दकोश का भंडार होता है, तो क्या करते हैं? आप जो भी आप इससे पूछना चाहोगे उसका ट्रांसलेशन तुरंत करके आपको देते हैं। पांचवा क्या है? ऑनलाइन अनुवाद उपकरण। ऑनलाइन आपको बहुत सारे आजकल ट्रांसलेशन मिल जाते हैं। सबसे ज्यादा लोग गूगल ट्रांसलेशन यूज करते हैं। गूगल ट्रांसलेशन तो सबसे बड़ा है। डीपल, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेशन, ठीक है? चैट जीटीपी का भी आज लोग यूज करते हैं, ठीक है? तो ये सब क्या करते हैं? आपको तुरंत क्या करते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा, इन सब के द्वारा आपको तुरंत क्या करा जाता है? अनुवाद करके दिया जाता है, चाहे किसी भी भाषा में हो, ठीक है? छठा प्रकार क्या होता है? संदर्भ ग्रंथ और सांस्कृतिक उपकरण। कभी कभी किसी भाषा के विशेष मुहावरे, कहावतें, संस्कृत संबंध को समझने के लिए संस्कृत उपकरण का संदर्भ ग्रंथ की आवश्यकता होती है। अनुवाद को भाषा की गहराई से समझने में ये सहायता करती है, ठीक है? मैंने बताया ना, एक इंग्लिश का वर्ड होता है द पीस ऑफ केक, ठीक है? अब इसका हिंदी करोगे तो लगेगा आपको केक का टुकड़ा है, पर इसका मतलब ये होता है कि ये काम तो आसानी से हो जाएगा, मतलब चुटकी भर का काम है, ठीक है? मेरे लिए यूं ही काम है, तो ऐसा मतलब होता है। पर देखिए इसका मतलब अगर ट्रांसलेशन करोगे पीस ऑफ केक, लगेगा केक का टुकड़ा है, ठीक है ना? तो ये क्या है? हमें उसकी संस्कृति, हमें उसकी भावना को समझना आना चाहिए जब जाके ट्रांसलेशन होता है। तो अनुवाद उपकरण का उपयोग कैसे किया जाता है? शब्दकोशों का उपयोग से। यानी शब्दकोश अनुवाद का आधार होता है किसी भी ट्रांसलेशन का, क्योंकि शब्दकोश के माध्यम से ही तो वो ट्रांसलेशन करता है। तो अनुवाद जब किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ पाता है तो कई अर्थों में से सही अर्थ जो होता है वो चुनता है। जैसे कि आप कोई अनुवादक है, वो नहीं समझ पा रहा, या गूगल ट्रांसलेशन नहीं समझ पा रहा कि इसका क्या होगा मतलब, तो वो आपको बहुत सारे वर्ड में से एक वर्ड वो आपको चुन के दे देगा। तब शब्दकोश मदद करता है कि विशेष शब्दकोश यानी तकनीकी या कानूनी अनुवाद में सटीक शब्द का चयन हो सके, ठीक है? दूसरा होता है व्याकरण और संदर्भ पुस्तक का उपयोग। जब अनुवादक दोनों भाषा के व्याकरण नियमों की तुलना करता है तब वह वाक्य संरचना, लिंग, कारक, इन सबको देखता है, ठीक है ना? तीसरा क्या है? अनुवाद मेमोरी का उपयोग, ठीक है? ये किसी कंप्यूटर वगैरह में रहती है जिसमें डेटा दे दिया जाता है, ठीक है? वैसे मैंने बताया आपको केट टूल्स जो क्या करता है, आपको कंप्यूटर में मिलता है देखने को। ऑनलाइन उपकरण जैसे गूगल ट्रांसलेशन वगैरह आपको तुरंत करके देते हैं, ठीक है ना? तो संदर्भ ग्रंथ और संस्कृति उपकरण का उपयोग, ठीक है, जो है किसी भी वर्ड की क्या है ट्रांसलेशन कैसे जाता है, उसके मीनिंग, उसकी भावना को समझ के, ठीक है ना? अनुवाद उपकरण के लाभ क्या है? आपको अनुवाद उपकरण से क्या फायदा मिलता है? सटीकता में वृद्धि होती है, यानी सही जानकारी जो है आपको ट्रांसलेशन करके मिलती है। अनुवाद उपकरण से शब्दों का वाक्य सही अर्थ में आप पा सकते हो। समय की इससे बचत होती है, क्योंकि आजकल चैट जीटीपी, गूगल ट्रांसलेशन से आपको क्या है, डिक्शनरी में नहीं ढूंढना होगा, आपको तुरंत मिल जाता है। सततता आती है, विशेषकर बड़े प्रोजेक्ट, अनुवाद की एक रूपता बनी रहती है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें क्या है, आप आराम से इसका उपयोग कर सकते हो। ज्ञान का विस्तार होता है। अब क्या है, आपको किसी भी चीज़ की शिक्षा लेनी हो, पहले क्या है सिर्फ इंग्लिश में मिलती थी। मान लो अगर भारत का एग्जाम्पल दूँ, विज्ञान की शिक्षा आपको जैसे कि चिकित्सा की शिक्षा, इंजीनियर की शिक्षा आपको अब हर भाषा में मिल जाएगी, ठीक है ना? आप उसको ट्रांसलेशन कर सकते हो। गुणवत्ता में सुधार, उपकरण मानवीय त्रुटि को कम करता है और अनुवाद की गुणवत्ता को बढ़ाता है, ठीक है? उपकरण का उपयोग करने पे क्या है, जो भी मानव तो ट्रांसलेशन में गलती कर देगा पर उपकरण नहीं करेगा गलती, ठीक है? तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि अनुवाद उपकरण अनुवादक की सहायता के लिए कार्य करता है। आपको कोई भी क्या करता है, ट्रांसलेशन कर देता है शब्दकोश का। शब्दकोश, व्याकरण ग्रंथ, अनुवाद मेमोरी और कैट टूल्स और ऑनलाइन जितने भी जैसे गूगल ट्रांसलेट वगैरह होते हैं, ये आपको सटीक और तीव्र क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करके देते हैं। उन उपकरणों का सही अनुवाद की गुणवत्ता वृद्धि करता है, आपके शब्दों में विभिन्न भाषाओं के बीच क्या करता है, संवाद को स्थापित करता है। वर्तमान में डिजिटल युग में अनुवाद उपकरण का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अनुवादकों को चाहिए कि इन उपकरणों का दुरुपयोग ना करे और सदुपयोग करे और तकनीकी ज्ञान के साथ साथ भाषाई और सांस्कृतिक समझ विकसित करे,
तभी अनुवाद कार्य क्या है, सफल हो पाएगा और लोगों तक समझ पाएगा, पहुंच पाएगा, प्रभावी हो पाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया हो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3, मानवीय और मशीन अनुवाद में क्या अंतर होता है। यानी पहले क्या है, मानव अनुवाद करते थे, ट्रांसलेशन करते थे, अब तो आपको मशीन, गूगल ट्रांसलेशन, इतने सारे चीज मिल जाती हैं ट्रांसलेशन करने के लिए। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है इसको जानते हैं। ठीक है, परिचय से स्टार्ट करते हैं। अनुवाद का उद्देश्य एक भाषा में लिखित या बोले गए शब्दों को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना होता है। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, किसी भाषा का किसी और भाषा में ट्रांसलेशन करना, मतलब समझ रहे हो ना, जिनका अर्थ है कि भावना और संदर्भ समान रहे। मतलब आप ट्रांसलेशन कर रहे हो तो इंग्लिश में जो वर्ड की भावना है उसका संदर्भ है वही हिंदी में भी हो, अगर आप हिंदी में कर रहे हो तो ट्रांसलेशन। अनुवाद के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, मानवीय अनुवाद और मशीनी अनुवाद। मतलब मानव भी क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। अगर हम देखते हैं तो बड़े बड़े जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें एक अनुवादक बैठे रहते हैं, जॉब होती है इनकी, ठीक है ना, सरकारी भी होती है, ये करते हैं, हर चीज का अनुवाद करते हैं। और अब तो मशीन, गूगल ट्रांसलेशन, आप देख लो, चैट जीपीटी, ये सब भी आपको करके दे देता है। ठीक है ना, तो दो तरह की होती है अनुवाद। ठीक है, परिभाषा को जानते हैं, मानवीय अनुवाद को, फिर मशीनी अनुवाद को। मानवीय अनुवाद क्या होता है, ये वह अनुवाद होता है जिसमें कोई मानव अनुवादक अपने ज्ञान और अपने अनुभव और अपने भाषा कौशल के आधार पर किसी भाषा का दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करता है, उसकी संस्कृति, उसकी संदर्भ और उसकी भावना और उसकी जो शैली है उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, मतलब मानव करता है। वहीं मशीनी अनुवाद क्या होता है, ये मशीन के माध्यम से, जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इन सब के माध्यम से क्या किया जाता है, ट्रांसलेशन किया जाता है किसी भी भाषा का। उदाहरण के लिए गूगल ट्रांसलेशन, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेशन, ये तर्क और एल्गोरिदम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधार पर क्या करता है, आपकी जो भाषा में आप ट्रांसलेशन कराओ वो करके देता है। मुख्य अंतर क्या है मानवीय अनुवाद में और मशीनी अनुवाद में। तो मानवीय अनुवाद की प्रक्रिया है कि मानव द्वारा शब्दों का ये विश्लेषण करके क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करा जाता है, मानव करता है ट्रांसलेशन। वही मशीनी में कौन करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम और एआई टूल्स द्वारा क्या होता है, ट्रांसलेशन किया जाता है, अनुवाद किया जाता है। वही मानवीय अनुवाद की सटीकता क्या है कि अधिक सटीक और भावनात्मक होता है, क्योंकि मानव कर रहा होता है, ठीक है ना। तो अगर हम मशीनी की बात करें, ये भी सटीक होता है, पर कभी कभी क्या है, भाव खो देता है, क्योंकि मशीन में भावना नहीं होती। ठीक है, तो मानवीय अनुवाद में सांस्कृतिक समझ कहती होती है, तो सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ में समझ कर ये अनुवाद करता है। पर अगर मशीनी की बात करें तो सीमित होती है, क्योंकि मशीन ज्यादा भावना को नहीं समझ सकती, संस्कृति को नहीं समझ सकती। ठीक है ना, तो मानवीय अनुवाद की लागत कैसी होती है, महंगा हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति कर रहा होता है, मानव कर रहा होता है, तो मानव का खर्च लगता है, उसके पैसे लगते हैं उसके अनुवाद करने में, उसकी पढ़ाई में। ठीक है ना, वहीं अगर हम मशीनी अनुवाद की बात करें तो सस्ते भी होते हैं, मुफ्त भी होते हैं। गूगल ट्रांसलेशन, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेशन, ये आपको फ्री में मिल जाते हैं और फ्री में आपको ट्रांसलेशन करके दे देते हैं। और किसी व्यक्ति से कराओगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो विषय वस्तु की जटिलता कैसी होती है मानव अनुवाद में, तो जटिल होती है, साहित्य और तकनीकी अनुवाद के तौर पे क्या करता है, कोई व्यक्ति आपको ट्रांसलेशन करके देता है। पर मशीन क्या है, मशीन के लिए सरल होती है, क्योंकि उसके पास ये सब डेटा पहले से इकट्ठा होता है। मानवीय अनुवाद की शैली कैसी होती है, भावनात्मक कैसी होती है, तो शैली और भाव को बनाए रखने में सक्षम होता है, क्योंकि मानव के अंदर इमोशनल होते हैं, भावना होते हैं। पर अगर हम मशीन अनुवाद की बात करें उसमें भावना नहीं होती, कभी कभी खतरा हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मशीनों में भावना ही नहीं होती है। ठीक है, तो मानव नियंत्रण कैसा होता है, जो हमारा मानवीय अनुवाद है, तो पूर्ण मानव नियंत्रण और संशोधन संभव है। मानव कभी भी उसमें संशोधन कर सकता है, पूर्ण नियंत्रण कर सकता है, पर न्यूनतम और मानव नियंत्रण नहीं होता है, किस पे, मशीन पे, क्योंकि मशीन को मानव कंट्रोल नहीं कर सकता। भाषाई त्रुटियां कैसी है, कम यदि अनुवाद अनुभवी हो। ठीक है ना, अगर कोई ट्रांसलेशन को ज्यादा पता ना हो तो वो क्या कर सकता है, मिस्टेक कर सकता है। ठीक है, ज्यादा हो सकती है पर मशीन में, खासकर व्याकरण के संदर्भ में। ठीक है ना, तो मानवीय अनुवाद के लाभ क्या होते हैं उसको जानते हैं। तो गहराई और समझ होती है, मानव अनुवाद संदर्भ, भाषा, शैली, संस्कृति को समझ कर अनुवाद करता है, क्योंकि मानव है, पूरा एनालाइज तो करेगा। अनुकूलन होता है, जरूरत के अनुसार शब्दों और वाक्यों को क्या करता है, आपके लिए ट्रांसलेशन करता है। सटीकता होता है, क्योंकि भाषाई त्रुटिता कम होती है, क्योंकि मानव खुद कर रहा होता है तो गलती के चांसेस कम होते हैं। सृजनात्मकता होता है, क्योंकि साहित्य और विज्ञान जैसे क्षेत्र में रचनात्मक अनुवाद संभव है। ठीक है, वही मशीन की बात करें, मशीन अनुवाद की क्या लाभ होती है, तो गति होती है भाई, मानव से ज्यादा तेज आपको क्या है, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ट्रांसलेशन मशीन करके देगा, एआई टूल। ठीक है, सुलभता होती है कि इंटरनेट पर कर सकते हो या मुफ्त कर सकते हो, पर अगर मानव से कराओगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। लागत कुशल होती है, प्रोजेक्ट के लिए उपयोग होती है, तात्काल अनुवाद होता है, तुरंत आपको घर बैठे कभी भी आप करोगे आपको करके दे देता है। ठीक है, तो मानवीय और मशीनी अनुवाद के उपयोग कैसे होते हैं, तो अनुवाद के प्रकार और उपयुक्त विकल्प को जानते हैं। ठीक है, तो साहित्य कृति की बात करें तो मानव अनुवाद बेटर होता है। तकनीकी दस्तावेज के लिए क्या होता है, मानवीय अनुवाद भी अच्छा होता है, और स्कैट टूल्स के साथ भी कर सकते हो। और मानवीय अनुवाद जो है वो तुरंत हो जाता है, सामान्य जानकारी होती है। मशीनी अनुवाद, ठीक है, मशीनी अनुवाद करके व्यवसाय अनुबंधन में कौन सा जरूरी होता है, मानवीय अनुवाद। दैनिक समाचार और ब्लॉग के लिए भी आजकल तो मानवीय अनुवाद अच्छा है, पर मानवीय संपादन जो है वो भी बेटर है। तो निष्कर्ष के लिए मानवीय और मशीनी अनुवाद क्या है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं, पर दोनों का
तरीका वरीका अलग है। मानवीय अनुवाद जहाँ गहराई से, भावना से और सटीकता से आपको जानकारी देता है ट्रांसलेशन करके, वही मशीन जो है वो जल्दी तो दे देता है, तात्कालीन तो दे देता है, पर उसके अंदर मशीन के अंदर भावना नहीं होती। तो आधुनिक समय में बेहतर परिणाम के लिए अक्सर दोनों का संयोजन जरूरी है। जब आपको भावना वगैरह ज्यादा चाहिए तो आप क्या करो, आप मानव के पास जाओ अनुवाद के लिए। आपको सटीकता वगैरह चाहिए तो आप क्या करो, आप मशीन के पास जाओ अनुवाद के लिए। ठीक है, तो दोनों ही आपके लिए बेटर होती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ आया हो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूनिट नंबर 2 से है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि चिकित्सा प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में जो अनुवाद है उसकी समस्या को समझाइए। हम जब मेडिकल की स्टडी करते हैं, टेक्नोलॉजी की करते हैं, साइंस की करते हैं, तो उसमें ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा समस्या पैदा करता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर ये सब बुक क्या है, इंग्लिश में होती है। अब अदर लैंग्वेज मान लो मराठी में करना हो, गुजराती में करना हो, ठीक है ना, तो हिंदी में तो चलो हो भी जाती है, पर बहुत दिक्कत होती है क्योंकि हर शब्द का आप उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि इन सब की पढ़ाई के लिए आपको क्या है, ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलती है, तो इसकी बहुत ज़्यादा समस्या आती है। क्या आती है उसको जानते हैं, भूमिका से। आज के युग में चिकित्सा प्रौद्योगिकी विज्ञान के क्षेत्र में अनुवाद का अत्यधिक महत्व हो गया है। ये क्षेत्र ज्ञान और सूचना के तीव्र विकास और वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क और सहयोग को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है ट्रांसलेशन। परंतु इन क्षेत्रों में अनुवाद करना किसी सामान्य अनुवाद से बहुत ज्यादा कठिन होता है। आप शब्द का तो कर लोगे, पर जो ये पढ़ाई होती है ना, चिकित्सा प्रौद्योगिकी विज्ञान, क्योंकि इसका आविष्कार ही इस भाषा में हुआ है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इसका ट्रांसलेशन करने में। तो वैज्ञानिक तकनीकी चिकित्सा शब्दावली की सटीकता, तकनीकी भाषा की जटिलता और वैज्ञानिक तथ्यों को बहुत ज़्यादा स्पष्टता से जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में अनुवाद की क्या समस्याएं आती है, तो तकनीकी और विशेष शब्दावली की जटिलता, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड होते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भाषा अत्यंत तकनीकी होती है, टेक्नोलॉजिकली होती है, जिसमें विशेष चिकित्सक शब्द जैसे औषधियों के नाम हो गए, बीमारी के नाम हो गए, तो ये इन सब का अनुवाद करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये सब इंग्लिश में हुए हैं और बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जो आप नहीं कर सकते हिंदी अनुवाद। हिंदी कर लोगे तो आप मराठी, गुजराती, बिहारी, इन सब में आपको बहुत दिक्कत होगी करने में। ठीक है, अन्य भाषा में तो संदर्भ और संस्कृति भिन्नता भी होती है। कुछ चिकित्सा शब्द प्रक्रियाएं सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करती है, जैसे कि किसी रोग के लिए प्रयुक्त नाम और या इलाज, उसकी विधि एक देश की सामान्य हो सकती है और दूसरे देश में असामान्य हो सकती है, क्योंकि देश के अनुसार जो बीमारी है, मान लो किसी देश में कोई बीमारी उसी देश में होती है, तो उसके देश के अनुसार, उसकी संस्कृति के हिसाब से ही तो उसका नाम पड़ा होगा उस बीमारी का। अब आप उसको इंडिया में या अदर जगह पढ़ो तो आपको उसी नाम से पढ़ना पड़ेगा। अब उसका ट्रांसलेशन बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्या करोगे। कोरोना वायरस हुआ था, उसको कोरोना वायरस ही कहते हैं, ठीक है ना, हर जगह। अब उसको थोड़ी ना कुछ और कहेंगे हिंदी में, नहीं ना, कोरोना वायरस ही कहेंगे पूरी दुनिया में, चाहे कोई भी भाषा बोले। तो संवेदनशीलता और नैतिकता भी इसमें जरूरी होती है। चिकित्सा अनुवाद में रोगी की गोपनीयता, संवेदनशील जानकारी और नैतिक दृष्टिकोण का पालन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अनुवाद में गलत शब्द का उपयोग अगर कर दिया, मान लो कोई बीमारी है, कोई चीज है, ठीक है, वो डॉक्टर उसे बता रहा है, अब उसके अनुवाद करने में उसने गलत अनुवाद कर दिया, ठीक है ना, मान लो बीमारी कुछ है, उसने बता कुछ दिया, फिर होगा क्या, इंजेक्शन कोई और देना है, कोई और दे दिया, तो होगा क्या। इसलिए चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है ट्रांसलेशन में। ठीक है, संक्षिप्ताक्षर और संक्षेपों की व्याख्या। चिकित्सा दस्तावेज में बहुत से संक्षिप्ताक्षर होते हैं, जैसे कि एमआरआई, ईसीजी, ये सही अनुवाद और व्याख्या आवश्यक होती है। इसका गलत व्याख्या से क्या है, भ्रम उत्पन्न हो सकता है लोगों में। ठीक है ना, तो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अगर अनुवाद की समस्याएं देखें कि टेक्नोलॉजी में कैसे अनुवाद बाधा डालती है, तो तकनीकी शब्दावली का अनुवाद, जैसे कि टेक्नोलॉजी में लगातार शब्द, उपकरण और तकनीकी विकसित होते रहते हैं, नवोदित शब्द जो अनुवाद करना उसके चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जैसे कि संक्षिप्त और जटिल वाक्य की संरचना, तकनीकी दस्तावेज में जटिल वाक्य, सूत्र और तकनीकी विवरण जिससे लक्ष्य भाषा में समान रूप से प्रस्तुत किया जाए, तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती है। टेक्नोलॉजी कला की बात करें तो अपडेट और जानकारी जो है उसको भी क्या है, आप ट्रांसलेशन करके नहीं बता सकते हो। ये भी बहुत ज़्यादा, अगर दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन करके बताओगे, मान लो कोई त्रुटि हो गई तो डेटा खराब है आपका सारा। ठीक है, लक्षित पाठक वर्ग की विविधता हो सकती है। मान लो टेक्नोलॉजी की पढ़ाई के लिए आप एक बुक आपने बनाया, ठीक है, और उससे पढ़ने वाला व्यक्ति अलग अलग भाषा का है भाई, तो फिर क्या है, पाठक में विविधता होने के कारण आपकी जो बुक है वो काम तो आएगी नहीं, आपकी टेक्नोलॉजी काम आएगी नहीं, तो फिर क्या है, आपको इसमें भी क्या है, दिक्कत आती है। ठीक है ना, तो विज्ञान के क्षेत्र में अनुवाद की समस्याएं क्या है। अब विज्ञान के क्षेत्र में जानते हैं, तो जटिलता और विशिष्ट शब्दावली। विज्ञान के प्रयोग में होने वाली जो अवधारणाएं हैं, बहुत सी विशिष्ट तकनीकी हैं, जैसे रासायनिक सूत्र, भौतिक नियम, गणितीय समीकरण, ये सबका अनुवाद कैसे करोगे, आप नहीं कर सकते सबका, तो फिर क्या है, बहुत ज्यादा समस्या पैदा करता है। वैज्ञानिक सटीकता की आवश्यकता। विज्ञान के अनुवाद में किसी भी तथ्य या माप में त्रुटि नहीं हो सकती है, क्योंकि विज्ञान है ये। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी गलती कर दिया ना ट्रांसलेशन में, आपको पूरा मतलब ही गलत हो जाएगा। ठीक है ना, सांस्कृतिक और भाषा संबंधित विविधता भी आती है। विज्ञान की भाषा भले ही अंतर्राष्ट्रीय हो, पर कुछ शब्द और तर्क विभिन्न भाषा और संस्कृति में अलग अलग अर्थ रखते हैं। ठीक है ना, तो फिर क्या है, मतलब बिगड़ जाता है। मान लो जो साइंस की भाषा है वो पढ़ाई जा रही है, पर किसी और देश में वो उस भाषा का मतलब कुछ और हो, क्योंकि सबकी भाषा अलग अलग है।
तो फिर क्या है, ये भी दिक्कत पैदा करती है। तो जटिल व्याकरण और तकनीकी शैली होती है। विज्ञान में लेखन में औपचारिक और तकनीकी शैली होती है जो अनुवाद में संरक्षित करनी होती है। इसका अनुवाद करते समय भाषा की सटीकता और प्रभाव को हमें ध्यान में रखना होता है। तो सामान्य समस्याएं जो सभी तीन क्षेत्रों में आती है वो क्या है, तो संदर्भ में कमी होती है तीनों क्षेत्र में। कई बार स्रोत दस्तावेज में संदर्भ या पृष्ठभूमि जानकारी की कमी होती है, जानकारी कम होती है जिससे क्या है, अनुवाद सही से अर्थ नहीं निकल पाता है। तो ये तीनों क्षेत्र में होती है क्योंकि ये तीनों क्षेत्र ऐसे टिपिकल टॉपिक है जिसका अनुवाद आप नहीं कर सकते। बहुविध अर्थ वाले शब्द, बहुत सारे ऐसे इन तीनों जो क्षेत्र है, चिकित्सा, तकनीकी, विज्ञान, इनमें ऐसा शब्द है जिसका है ना ट्रांसलेशन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसके वर्ड्स की जो मतलब है ना वो हर शब्द हर भाषा में अलग अलग निकलती है, ठीक है। तो ये भी समस्या बन जाती है। भाषा और शैली में विभिन्नता, स्रोत भाषा की शैली और व्याकरण लक्ष्य से भिन्न होती है। इसमें अनुवाद में उचित रूप देना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। आधुनिकीकरण की आवश्यकता भी, विशेष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में लगातार शोध शब्द आते रहते हैं तो पुराने शब्दों का उपयोग गलत हो जाता है और नया शब्द को अपनाना पड़ता है, तो ये भी समस्या होती है। तो चिकित्सा, टेक्नोलॉजी और विज्ञान के क्षेत्र में जो अनुवाद है वो बहुत ज्यादा जटिल है, बहुत ज्यादा हार्ड है करना, तकनीकी और सांस्कृतिक विविधता से क्योंकि ये जुड़ी होती है। तो इन क्षेत्रों में अनुवाद को न केवल भाषा की अच्छी समझ होनी चाहिए जो ट्रांसलेशन कर रहा है, बल्कि उसे उस चीज का भी ज्ञान, भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए और जो विषय है जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, तो इन सब का भी ज्ञान होना चाहिए, जब जाके वो ट्रांसलेशन कर पाएगा, नहीं तो बहुत हार्ड होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि मशीनी अनुवाद से जुड़ी मुख्य समस्याओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो भूमिका से स्टार्ट करते हैं कि मशीनी अनुवाद या क्या है, वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक भाषा से दूसरी भाषा में स्वचालित रूप से अनुवाद किया जाता है। मशीनी अनुवाद का मतलब समझ रहे हो आप, गूगल ट्रांसलेशन से करते हो तो क्या करते हो आप, मशीन के द्वारा कर देते हो ट्रांसलेशन। ठीक है, वही है। तकनीकी उन्नति के बावजूद मशीन अनुवाद में कई समस्याएं आती है आज भी, क्योंकि मनुष्य के पास क्या है, सटीक जितना उसकी जानकारी होगी ना मशीन के पास उतना ही कर पाएगा और भावना को नहीं समझ पाएगा, तो इसकी आज भी समस्या है। ठीक है ना। तो भाषाई और व्याकरण संबंधित समस्या क्या है कि बहुविध्यार्थी शब्दों का सही अर्थ ना समझ पाना, यानी कई शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं और ठीक है, तो कई शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, एक ही वर्ड का बहुत सारा अर्थ होता है अलग अलग, और सारे डेटा किसके पास होता है, मशीन के पास होता है। तो कभी कभी मिस्टेक कर देता है, यानी जिन संदर्भ में बिना मशीन सही रूप से पहचान नहीं पाता और वो गलत आपको आंसर करके दे देता है। ठीक है, अंग्रेजी शब्द जैसे बैंक है, बैंक का अर्थ हो सकता है नदी, किनारा या बैंक यानी वित्तीय संस्था। तो मशीनी अनुवाद अक्सर संदर्भहीन हो जाता है क्योंकि बैंक का मतलब है ना, बैंक का मतलब नदी भी होता है अलग देशों के अनुसार, ठीक है ना। बैंक का मतलब किनारा भी होता है और बैंक का मतलब आपको पता है ना, हमारे लिए तो बैंक भी होता है। तो ये अब मशीन कंफ्यूज हो जाए भाई कौन सा बैंक पूछ रही है, तो ये उनके लिए क्या है, ज्यादा भाषा उनके लिए क्या हो जाती है, ज्यादा शब्द उनके लिए कठिनता हो जाती है मशीन के लिए। ठीक है, दूसरा व्याकरण और वाक्य संरचना में त्रुटि। मशीन अनुवाद में वाक्य संरचना और वाक्य जटिलता को ठीक से समझना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। इस वजह से गलत वाक्य बन जाते हैं जिसका अर्थ भ्रमित हो जाता है। अगर आप वाक्य सही नहीं दोगे अब तो क्या है, उसकी व्याकरण भी गलत होगी और फिर मशीन क्या है, वैसे भी मशीन ज्यादा गलती करता है, तो फिर क्या है, आपकी ट्रांसलेशन भी गलत होगी। ठीक है, संदर्भ और सांस्कृतिक समस्याएं भी आती हैं। संदर्भ की कमी, यानी मशीनी अनुवाद केवल शब्दों और वाक्यों को ट्रांसलेशन करता है, वह संपूर्ण भावना आपकी उसको नहीं करेगा। ठीक है ना, तो क्या है, संदर्भ में कमी आती है, भावना में कमी। आप जैसे ट्रांसलेशन करके तो आपको दे देगा, पर अगर आप किसी मानव से कराओगे ना तो आपको भावना के अनुसार देगा, पर मशीन में भावना नहीं होती तो भावना के विहीन में देगा। मुहावरे और कहावतों का गलत अनुवाद कर सकता है। मुहावरे, लोकगीत और संस्कृति अभिव्यक्ति जो है मशीन के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि देखो, एक है ना ब्रेक द आइस, इसका अर्थ क्या है, अनुवाद अर्थहीन हो सकता है। ब्रेक द आइस आपको क्या लग रहा है कि लग रहा है ना आपको कि बर्फ को तोड़ो, पर इसका मतलब कुछ और होता है। तो क्या है, ये क्या है, मुहावरे वगैरह क्या है, इनके लिए समस्याएं पैदा करती है मशीन के लिए। तो तकनीकी सीमाएं भी इनके लिए क्या है, पैदा करती है मुश्किलें, जैसे कि सीमित शब्दकोश और डेटा। जितना इनके पास डेटा होगा, शब्दकोश होगा, उतना ही आपको ये आंसर दे पाएगा, अनुवाद कर पाएगा। ठीक है, तो अगर अपडेट नहीं हुआ होगा तो कोई नया शब्द जोड़ा होगा तो वो शब्द आपको नहीं दे पाएगा। तो अपडेट भाषा परिवर्तन को नहीं समझ पाना, यानी भाषा लगातार बदलती रहती है, नए शब्द, स्लैंग, तकनीकी शब्द जुड़ते रहते हैं, तो मशीनी अनुवाद में बदलावों को तुरंत अपडेट नहीं हो पाता है ये चीज़। ठीक है ना, तो वो क्या करती है, टाइम लेती है। तो ये भी समस्याएं हैं मशीन की। ठीक है, मशीन अनुवाद की। तो भावनात्मक और शैलीगत समस्याएं भी आती हैं, इन्हें भाव और शैली का अभाव देखने को मिलता है मशीनी अनुवाद में। मशीनी अनुवाद आपको ट्रांसलेट करके तो दे देगा, पर जो ट्रांसलेशन जिस भाषा का आप कर रहे हो उसका जो सही भावना होगी ना, कहने का मतलब, वो नहीं दे पाएगा क्योंकि मशीन में भावना नहीं होती। तो अनुवाद में सृजनात्मकता की भी कमी देखती है। मानव अनुवाद की तरह अनुवाद में सृजनात्मक नहीं होती है, जिसमें अनुवाद और औसत दर्जे का ठोस क्या है, बन जाता है।
पांचवा क्या है, तकनीकी और विशेष समस्याएं, यानी विशेष ज्ञान का अभाव होता है, चिकित्सा, कानून और जो तकनीकी होते हैं इन सब की समझ क्या है, इस सब की शब्दकोश बहुत हार्ड होती है, तो इन सब की ज्यादा ज्ञान नहीं होता मशीन को। तो फिर क्या है, मशीन अगर इसका आप ट्रांसलेशन कराओगे तो आपको गलत आंसर देगा। तो गलत तकनीकी अनुवाद में गंभीर परिणाम आते हैं। गलत अनुवाद तकनीकी दस्तावेज में गलत, नुकसानदायक आपके लिए हो सकता है ये, ठीक है। तो भाषा की विविधता और जटिलता के कारण भी ये चीज होती है। व्याकरण भेद, कुछ भाषाएं में अलग व्याकरण का मतलब अलग होता है, अलग मतलब अलग शब्द का मतलब अलग होता है, तो ये भी क्या है, मशीन के लिए दिक्कतें पैदा करती है। स्थानीय बोली और क्षेत्रीय विभिन्नताएं, मशीन अनुवाद क्षेत्रीय भेद और स्थानीय बोली समझने में अक्षम होती है, नहीं समझ पाती, तो ये भी आपके लिए बाधा है। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगी, मशीनी अनुवाद जो है ना, वो केवल क्या है, अनुवाद की तेजी प्रक्रिया के लिए तो सही है, सुलभ सही है, पर वो आपको सही भावना में आंसर नहीं देगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा जटिलता होगी, संस्कृति को समझना, तकनीक को समझना, विज्ञान को समझना, ठीक है ना। तो उसके पास जो है, जितना उसके पास ज्ञान होगा, डेटा होगा, उसी के अनुसार आपको क्या करेगा, गाइड करेगा, ठीक है। तो भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के सुधार के साथ समस्याओं को कम किया जा रहा है। किस समस्या को, मशीन की जो ट्रांसलेशन है इसको, ठीक है ना। तो इससे क्या है, सुलभ होगा, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि सांस्कृतिक विविधताओं के कारण अनुवाद में आने वाली जो चुनौती है उसको बताइए या विश्लेषण कीजिए, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो अनुवाद केवल एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्दों का बदलना या रूपांतरण करना नहीं है, बल्कि ये दो अलग अलग संस्कृतियों के बीच क्या है, सेतु का काम करती है, पुल का काम करती है, उसकी भावनाओं को समझने का काम करती है। तो किसी भाषा के जो शब्द होते हैं, वाक्य होता है, तो उसकी अभिव्यक्ति या का सही अर्थ तभी सामने आएगा जब उसकी संस्कृति के संदर्भ में आप क्या है, ट्रांसलेशन करोगे, ठीक है ना। तो सांस्कृतिक विभिन्नताएं अनुवाद में कई तरह की चुनौती पैदा कर सकती है, जो अनुवादक की समझ, कौशल और संवेदनशीलता की परीक्षा लेती है, ठीक है। जिसकी जो ट्रांसलेशन आप जिस भाषा का कर रहे हो, उसकी अगर संस्कृति, उसकी भाषा, उसकी बोली, उसकी का अगर आपको सटीक ज्ञान होगा ना, तभी आप सही ट्रांसलेशन कर पाओगे, ठीक है ना। तो सांस्कृतिक संदर्भ की जटिलता क्या होती है, संस्कृति कैसे बाधा डालती है। तो अर्थ और भाव का अनुवाद, यानी किसी भाषा के शब्द और अभिव्यक्ति उस संस्कृति के इतिहास, रीति रिवाज, मान्यता और सामाजिक संरचना से गहरे जुड़े होते हैं। जब इन्हें पूरी भाषा में हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उसका मूल भाव और अर्थ भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अर्थहीन होना चाहिए, बस आपने ट्रांसलेशन कर दिया, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे भारतीय संदर्भ में अगर पंडित की बात करें तो ये शब्द क्या है, सम्मान सूचक होता है, ठीक है, सम्मान के लिए होता है, जबकि अन्य भाषा में इसका समार्थी शब्द इसका सम्मानजनक होता है, ठीक है ना। तो मतलब अलग अलग शब्द हो गया ना, एक ही शब्द का अलग अलग मतलब, तो यही बात है, ठीक है। दूसरा क्या है, लोकचार और सामाजिक रीति रिवाज के कारण ने कुछ शब्द क्रियाएं सांस्कृतिक में सामान्य और स्वीकार्य हो सकती है, पर दूसरी संस्कृति में अस्वीकार्य हो सकती है, अपमानजनक। मान लो आपने ट्रांसलेशन करा, एक वर्ड है आपकी भाषा में, वो उसका वर्ड का मतलब अच्छा है, पर दूसरी संस्कृति में इसी भाषा का जो वर्ड, ये जो वर्ड है वो उसके लिए मतलब गाली है, ठीक है। तो सब वर्ड, क्योंकि हर भाषा की जो शब्द है वो अलग अलग होती है, ठीक है। एक भाषा का शब्द दूसरी भाषा से मिल सकता है, पर उसका मतलब जो है वो अलग होगा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। मुहावरे और कहावते का अनुवाद तो सबसे ज्यादा बाधा लाता है। मुहावरे का सांस्कृतिक आधार आपको पता होना चाहिए। ट्रांसलेशन में, अनुवाद में मुहावरे और कहावतें विशेष संस्कृति के सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है, तो अनुभव उसके आपको पता होना चाहिए। इसका शब्दाब्दिक अनुवाद अक्सर अर्थहीन और हादे पर हंसने वाला होगा, ठीक है ना। जो ही मैंने बताया, जैसे पीस ऑफ केक आप लिख दो कि केक का टुकड़ा, तो कोई भी हंसेगा सुन के, ठीक है ना, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं होता। तो उदाहरण के तौर पे अंग्रेजी मुहावरा है किक द बकेट, ठीक है। तो इसका हिंदी शताब्दिक अर्थ होता है कि बाल्टी को लात मारो, मतलब अगर अनुवाद करोगे तो, पर इसका मतलब ये नहीं है ना, इसका मतलब तो है मर जाना, यानी किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना, पर अगर आप हिंदी ट्रांसलेट करोगे तो लग रहा है कि किसी बकेट को लात मारना कह रहा है, ठीक है ना। तो यही बात है कि मुहावरे जो है ना, उसका ट्रांसलेशन बड़ी दिक्कत करती है इसलिए आपको संस्कृति पता होना चाहिए कि उसका मतलब मर जाना है, ठीक है ना। तो सांस्कृतिक अनुकूल की आवश्यकता होती है। अनुवाद को, इन मुहावरे को लक्ष्य भाषा की संस्कृति की समझ होनी चाहिए, उसके अनुकूल आपको पाठक जो है उसको ये समझ आना चाहिए। तो धर्म और विश्वास से भी जुड़ी चुनौतियाँ होती है। धार्मिक शब्द जो होते हैं, अनुष्ठान, विश्वास की अभिव्यक्ति विभिन्न संस्कृति के अलग अलग होते हैं और ये महत्व रखती है। अगर आप इसको गलत कर दोगे तो पूरा बेड़ा गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो सामाजिक और नैतिक मूल्यों की भी भिन्नता होती है। विभिन्न संस्कृति के सामाजिक और नैतिक मूल्य अलग अलग होते हैं। एक संस्कृति में सामान्य माने जाने वाला जो व्यवहार है वो दूसरी संस्कृति में अस्वीकार, मान लो एक संस्कृति में एक वर्ड है और दूसरी संस्कृति में यही वर्ड जो है बोली तो जाती है, पर ये उस संस्कृति में इस वर्ड को गंदा माना जाता है। तो अनुवाद को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अनुवाद कर रहे हो ना, तो मान लो कोई वर्ड है उसको अनुवाद कर रहे हो, और वो वर्ड जो है उसका अनुवाद आपने कर दिया मान लो, और वो वर्ड जो आप अनुवाद करने में हो, तो जिसके लिए कर रहे हो, जिस देश के लिए, वो उसमें ये स्वीकार्य नहीं है, तो आप उसका दूसरा अर्थ निकाल के क्या करोगे, अर्थ वही होगा पर शब्द दूसरा यूज करोगे इसके लिए, ठीक है ना। भाषाई संरचना और शैली में सांस्कृतिक प्रभाव, भाषा की संरचना, वाक्य का विन्यास और क्या है,
शैली भी संस्कृति से प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए जापानी भाषा में सम्मानजनक शब्द विशेष महत्व होता है, जबकि कुछ भाषाओं में ये कम होता है। ठीक है, अनुवाद में इन पहलुओं का ध्यान बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तकनीकी और वैज्ञानिक संदर्भ में भी संस्कृति विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तकनीकी या वैज्ञानिक शब्दावली में कभी-कभी संस्कृति विभिन्नताएं से प्रभावित होती है, जिस जैसे कि मापन की इकाई, इंच, सबका मतलब सभी देश का आप देखोगे ना, तो मापने का जो तरीका है ना वो अलग-अलग होता है। तो सबके शब्द अलग-अलग होते हैं, तो इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो समाधान और सुझाव क्या है कि सांस्कृतिक समझ को आपको समझना होगा और संवेदनशील होना उसके प्रति। अनुवाद को दोनों भाषा की संस्कृति का गहरा ज्ञान, जो भी अनुवादक है ट्रांसलेशन करना चाहिए कर रहा है, तो जिस भाषा का कर रहा है और जिस भाषा में कर रहा है उन दोनों का ज्ञान होगा ना, तभी वो अच्छा कर पाएगा। अनुकूलन होना चाहिए, जहाँ आवश्यक हो सांस्कृतिक अनुकूलन करना चाहिए। मतलब जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ट्रांसलेशन हो जाती है डायरेक्ट, मान लो हिंदी का इंग्लिश हो जाती है, पर बहुत सारे मैंने आपको मुहावरे बताए ना, तो हिंदी का इंग्लिश करोगे तो कुछ और ही मतलब निकलेगा। तो वहाँ पे क्या है, आपको उसकी संस्कृति के हिसाब से उसका मतलब लिखना होगा। ठीक है, पाठक केंद्रित अनुवाद होना चाहिए। लक्षित पाठक की सांस्कृतिक और उसकी पृष्ठभूमि और उसकी अपेक्षाओं का ध्यान रखना चाहिए। मान लो आप कोई वर्ड का ट्रांसलेशन कर रहे हो, ठीक है, उसका वर्ड का मतलब उस देश में गलत है, ठीक है, अगर जो आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, पर उसके लिए आप दूसरा शब्द उपयोग करो, ठीक है ना, अर्थ वही है। ठीक है, तो संपादक और समीक्षा, अनुवाद के बाद विशेष द्वारा समीक्षा की जानी आवश्यक है। ठीक है, तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे, सांस्कृतिक विभिन्नताएं अनुवाद को चुनौतीपूर्ण बनाती है। केवल शब्दों का अनुवाद करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भाव और सामाजिक संदर्भ को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो सही अनुवाद के लिए सांस्कृतिक ज्ञान, संवेदनशील, ये सब अनिवार्य होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया हो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 से। आपका यूनिट नंबर 3 है कि साहित्यिक अनुवाद क्या होता है। तो देख लेते हैं यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर ये 7 है, ठीक है हमारा। तो कविता अनुवाद की विशेषताओं और कठिनाइयों पर विस्तार से लिखिए। कविता, हम किसी कविता का, किसी पुस्तक का, किसी साहित्य का जब अनुवाद करते हैं ना, तो उसकी क्या विशेषता होती है, उसमें क्या चुनौती आती है, उसको बताना है आपको। ठीक है, तो क्या लिखोगे इंट्रोडक्शन में कि कविता अनुवाद एक अत्यधिक और संवेदनशील और जटिल कार्य है। अनुवाद का उद्देश्य केवल शब्दों को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना ही नहीं होता है कि हिंदी से इंग्लिश या मराठी से गुजराती ट्रांसलेट कर दो, बल्कि कवि की भावना, जो मान लो इंग्लिश में जो उसकी भावना है ना, उसी भावना को आपको हिंदी में कैसे बताओगे आप, ये आप पे निर्भर करता है। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो छंद, संगीतात्मक और सौंदर्य को भी संरक्षित करना आवश्यक होता है। ठीक है ना, मतलब कोई गाना है उसमें, कोई इंग्लिश पिक्चर में देखते हो, ठीक है, तो उसको अगर आप इंग्लिश में हिंदी में बना रहे हो, तो उसमें जो गाना है उसका छंद, उसका वाक्य, उसका भाव वही होना चाहिए। ठीक है, कविता की विशिष्ट भाषा, शैली और गहराई से अनुवाद की चुनौतीपूर्ण बनती है कि आपको उसी भाषा को आपको क्या है ट्रांसलेशन करना है, उसकी भावना, उसकी संस्कृति के अनुसार। ठीक है, कविता अनुवाद की क्या विशेषता है, तो भाषा की सौंदर्यता होती है इसमें। कविता में भाषा का सौंदर्य, लय, छंद और संगीतात्मक प्रमुख होती है। अनुवाद में इन तत्वों को जीवित रखना बहुत आवश्यक है। ठीक है, आप ट्रांसलेशन कर दो, ठीक है, हिंदी का इंग्लिश, पर जो इंग्लिश में भी जो सौंदर्य है और लय है और छंद है और जो संगीतात्मक है, इसको आपको हिंदी में बनाए रखना है। ठीक है ना, तब जाके क्या है आप भाषा की सौंदर्यता बनाए रखोगे। दूसरी क्या विशेषता है, भावों और अनुभव की अभिव्यक्ति। कविता व्यक्तिगत या सामाजिक भावों और अनुभव और विचार को गहराई से अभिव्यक्त करती है। अनुवादक को इन भावों को सही रूप से दूसरी भाषा में उपयोग करना आना चाहिए। ठीक है ना, कोई ऐसी पुस्तक है जो आपको समाज के बारे में बताती है, किसी है ना व्यक्ति के बारे में बताती है, तो आपको क्या है उस व्यक्ति के बारे में बता रही है, तो उसके अनुभव और विचार को कैसे जानोगे, तो उसकी भावना को जानने के लिए आपको जो ट्रांसलेशन कर रहे हो, तो आपको हिंदी में भी उसकी भावना आनी चाहिए, जो उसने अगर इंग्लिश में लिखी है तो उसकी जो भावना है। ठीक है ना, तो संक्षिप्तता और गहनता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो कविता में शब्द सीमित होते हैं, पर अर्थ जो है वो बहुत गहरा होता है। इसलिए क्या है, अनुवाद करते समय हमें इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगर इंग्लिश से हिंदी भी कर रहे हो, तो हिंदी में भी आप ऐसे शब्द जोड़ो जो छोटे हो, पर उसका वाक्य और जो उसका अर्थ है वो बड़ा हो। ठीक है, तो सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ क्या है कि कविता अक्सर विशिष्ट सांस्कृतिक और ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों पर ही आधारित होती है, तो इन्हें समझना और अनुवाद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। छंद और कविता की संरचना भी ज़रूरी होती है। कविता की संरचना जैसे छंद, क्वांत, मात्राएं, इन सब का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि इससे इसके भाव पता चलते हैं। तो कविता अनुवाद की कठिनाई भी होती है। क्या होती है, शब्दों का बहुआयामी अर्थ। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसका एक नहीं अनेक अर्थ होता है, तो आप उसका कौन सा सही अर्थ है जो आप अपने ट्रांसलेशन में यूज़ करोगे, ये आपको पता करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, छंद और तुकांत का अनुवाद। कविता की लय क्या है, उसका छंद क्या है, और दूसरी भाषा में उसको कैसे करोगे आप। क्या पता हिंदी में जो गाना, इंग्लिश में जो गाना अच्छा लग रहा है वो हिंदी में गाना बन ना पाए, तो ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरा क्या है, सांस्कृतिक भेद। कविता में सांस्कृतिक प्रतीक जो होती है, मिथक होते हैं, कहावतें होती हैं, तो किसी अन्य भाषा में संस्कृति में ना समझ आए तो उनका उपयुक्त अनुवाद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। मान लो जैसे कि भारत की रामायण है,
और गीता है, ठीक है, ये कैसे श्लोकों में है ना, संस्कृति भाषा में ना, श्लोक में। अब अंग्रेज पढ़ेंगे या मान लो स्पेनिश अपनी भाषा में पढ़ेंगे, चीन पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा, तो उसको अनुवाद अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा नहीं होगा तो वो नहीं समझ पाएगा मेन अर्थ जो हम गीता का होगा, जो रामायण का होगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट क्या है कि भावों की सुषुम्नता का संचार होना चाहिए। कवि की भावना क्या है, उसमें वो क्या क्या कहना चाह रहा है। मान लो इंग्लिश में कोई बुक है, तो उसमें कवि कुछ बात कहना चाह रहा है, कोई छंद के माध्यम से, कोई एक छोटा सा वाक्य के माध्यम से, तो हिंदी में भी अगर आप उसका ट्रांसलेशन कर रहे हो तो वही वाक्य आप क्या है, एक ऐसा वाक्य का उसमें उपयोग करो जो उसी भावना को दर्शाती हो आपकी भाषा में, ठीक है। तो भाषा की संरचना और शैलीगत विभिन्नताएं भी होती है, यानी प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना होती है, अपनी शब्दावली होती है, अपना व्याकरण होता है। तो ये शब्द क्या है, इन सब का सही उपयोग करना आना चाहिए। संक्षिप्तता और अर्थ की गहनता में संतुलन होना चाहिए, यानी कविता अक्सर संक्षिप्त होती है पर इसका अर्थ बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो अनुवाद में इसे खोए बिना प्रभावशीलता रखना कठिन होता है। मतलब आप हिंदी कविता पढ़ रहे हो, उसमें भी क्या है, वर्ड कम होते हैं, मीनिंग ज्यादा होती है, तो आप हिंदी में अगर उसका कविता का ट्रांसलेशन कर रहे हो तो उसमें भी जो आप ऐसे शब्द का उपयोग करो कि छोटे छोटे शब्दों पर उसका अर्थ भी हिंदी में बड़ा बड़ा हो, ठीक है ना। तो समाधान क्या है अनुवाद के लिए सुझाव, तो हमें कविता अनुवाद कैसा होना चाहिए, भावना होना चाहिए, मतलब उसमें भावना होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा सृजनात्मकता होनी चाहिए, ठीक है ना। छंद क्वांत इन सबका क्या है, आपको क्रिएटिविटी आनी चाहिए करना, कि जैसे इंग्लिश में है वैसे आप हिंदी में कर पाओ, ठीक है ना। तो संस्कृति की समझ होनी चाहिए, जिस संस्कृति का आप ट्रांसलेशन कर रहे हो और जिस संस्कृति में कर रहे हो, मान लो इंग्लिश संस्कृति का ट्रांसलेशन आप हिंदी में कर रहे हो, तो दोनों की संस्कृति का आपको ज्ञान होना चाहिए। समीक्षा और पुनर्लेखन होना चाहिए, आपको क्या है सुधार की जरूरत हो तो आप कर पाओ, ठीक है। अनुवाद में कई सारे पुनर्लेखन और सुधार की जरूरत होती है, ठीक है। आप बार बार क्या करो, उसको देखो, एनालाइज करो। मानवीय स्पर्श होना चाहिए, मशीन अनुवाद कविता के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए इसमें मानवीय संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। आपको गूगल ट्रांसलेशन वगैरह आपको ट्रांसलेशन करके तो दे देगा, नॉर्मल चीज़ तो आप कर लोगी, और आप चिकित्सा की पढ़ाई करने जाओगे या किसी कविता की करोगे, ठीक है ना, या किसी गाने की करोगे, किसी लोकगीत की करोगे, तो वो सही ट्रांसलेशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो भावना को नहीं समझ सकता है, वो बस आपको मीनिंग का ट्रांसलेशन करके दे देगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो निष्कर्ष में क्या आपको लिखना है कि कविता अनुवाद एक कला है और विज्ञान दोनों है, जिसमें भाषा, संस्कृति, भाव की शैली को गहरी से समझना आवश्यक होता है। कठिनाइयां होने के बावजूद भी सही दृष्टिकोण, संवेदनशीलता और कौशल से कविताओं का प्रभावी अनुवाद संभव है, ठीक है ना। तो जो दोनों भाषाओं में पाठकों का आनंद भी लेती है और अनुभूति भी दे सकती है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि कहानी और गद्य रचनाओं के अनुवाद में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। जब कहानी का अनुवाद करें और गद्य रचनाओं का जब अनुवाद करते हैं तो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट इसका अनुवाद करोगे ना तो इसकी जो लय है ना और जो फॉर्मेट है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो भूमिका क्या होगी कि अनुवाद क्या है, अनुवाद एक कला है जो दो भाषाओं और दो संस्कृति के बीच पुल का काम करती है, आदान प्रदान करती है भावनाओं का। कहानी और गद्य रचनाओं में अनुवाद भी इसी कला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन साहित्यिक कृति का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं होता है, मतलब कहानी का और गद्य का, बल्कि भावों को प्रदान करना होता है, आदान प्रदान, अनुभवों को साझा करना, विचारों को पाठकों तक पहुंचाना होता है जो पढ़ रहा है कहानी को और गद्य को। इसलिए कहानी और गद्य का जो अनुवाद है ना, वो करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी हमें रखनी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भाव है, भाषा है, उसका सही उपयोग हमें अनुवाद में भी करना आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए जानते हैं कि मूल संरचना की गहन समझ। किसी भी कहानी का गद्य अनुवाद करने से पहले उसकी गहरी समझ होना चाहिए। अनुवाद को लेखक की शैली आनी चाहिए, ठीक है, कि वो क्या लिखना चाह रहा है, उसका उद्देश्य क्या है कहानी का, पात्रों की मानसिकता क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, जब जाके उसको अनुवाद करना चाहिए। अगर वो बिन इन सबको जाने बस सीधा अनुवाद कर देगा हिंदी का इंग्लिश मान लो, तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। भाषा और शैली का सामंजस्य होना चाहिए। कहानी और गद्य की भाषा सरलता होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए, लोग पढ़ सके, उसको समझ सके, ठीक है। अनुवाद में भाषा की स्पष्टता, प्राकृतिक प्रभाव रखना चाहिए, लेकिन शैली बनाए उसको रखना जरूरी है। जो मान लो इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट कर रही है हिंदी में या हिंदी का, तो उसी शैली को बनाए भी रखना जरूरी है। जैसे कि हास्य, अगर कोई कविता है जिसमें हंसी का भाव है तो इंग्लिश में है, तो हिंदी में भी अगर वो उसका ट्रांसलेट होना है तो हंसी के भाव आने चाहिए, उसे पढ़ के फिर भी हंसी आनी चाहिए। अगर गंभीरता है तो गंभीरता ही आनी चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल जैसा उसकी भावना है उसी भावना को डायरेक्ट व्यक्त होना चाहिए, ठीक है ना। तब जाके हम कहेंगे अनुवाद अच्छा हुआ है, ठीक है। तो पात्रों और संवादों का अनुवाद, तो कहानी और गद्यों में जो पात्रों की भाषा है, उनकी सामाजिक स्थिति है, शिक्षा है, मनोभावना है, उसको दर्शाती है। इसलिए पात्रों के संवाद का अनुवाद करते समय उसकी
भाषा, उसकी शैली को बराबर रखना ज़रूरी होता है। पात्रों के स्वभाव, उनकी बोलचाल के तरीकों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो संवादकों को ऐसा मानना चाहिए कि प्राकृतिक और सहज लगे, जिससे पाठक क्या है, वो समझ सके, ठीक है ना? भाव और संदेश का सही संप्रेषण होना चाहिए। कहानी और गद्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उसका भाव ही होता है। तो अनुवाद ऐसा होना चाहिए कि जो भाव कहानी और जो संदेश है उसमें दिया गया है वही भाव जो है पाठक, जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, उसको क्या कर सके, ग्रहण कर सके। सांस्कृतिक और भाषाई विभिन्नता का भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार किसी कहानी या किसी गद्य में सांस्कृतिक और सामाजिक जो और स्थानीय जो संदर्भ होते हैं, जो अनुवाद के समय कठिनाई पैदा करते हैं, नहीं ट्रांसलेशन हो पाती है। ऐसे संदर्भ को समझो, उसका अनुवाद ऐसे करो, उसका वर्ड मीनिंग ऐसा निकालो जिससे जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो समझ पाए उसको। उदाहरण के लिए किसी स्थानीय त्योहार, रीति रिवाज, मुहावरे का अनुवाद करते समय हमें उसका अर्थ को स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है ना? तकनीकी और व्याकरण संबंधित सावधानी भी हमें रखनी चाहिए। अनुवादित भाषा व्याकरण, वाक्य विन्यास और शैली शुद्ध और स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे क्या है, जो संदर्भ और अर्थ है वो सही निकले और पाठक जो है वो भ्रमक ना हो और सटीक जानकारी उस तक पहुंच पाए। समीक्षा अगर हम करें इसकी, पुनर्लेखन करें, तो अनुवाद के बाद उसका पुनः परीक्षण होना चाहिए। जब आप उसका ट्रांसलेशन कर लो किसी कविता का, उपन्यास का, उसका एक बार परीक्षण करो। कई बार अनुवाद के दौरान कुछ भावना या शब्द आपसे छूट सकते हैं, तो उसकी समीक्षा, उसकी त्रुटियों को पहचानो और उसे दोबारा क्या करो, ट्रांसलेशन करो, उसको सही करो, ठीक है? तो निष्कर्ष में क्या लिखोगी, कहानी और गद्य संरचना का अनुवाद केवल भाषा का परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक गहन संरचनात्मक संवेदनशील प्रक्रिया है। इसमें मूल संरचना की आत्मा, भाषा, शैली, भाव और संस्कृति को आपको समझना आना चाहिए। किसको, जो पाठक है, मतलब जो अनुवादक है, उसको, जो ट्रांसलेशन कर रहा है जिस भाषा का, उसका, और जिस भाषा में कर रहा है उसका, दोनों का अनुभव ज्ञान होना चाहिए। जब भी जाके एक सही आप जो संदेश है वो दे पाओगे पाठक को, ठीक है ना? चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 4 से। यूनिट नंबर 4 है आपका कि जनसंचार अनुवाद क्या है, ठीक है ना? तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। तो समाचार, विज्ञापन और नोटिस में जो अनुवाद होती है उस शैली की भूमिका को बताइए। मतलब समाचार में, विज्ञापन में और नोटिस में जो अनुवाद होता है, ट्रांसलेशन होता है, उसमें भाषा कैसी होती है, उसकी शैली की क्या भूमिका होती है, ये आपको बतानी है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे तो अनुवाद भाषा, जो भी किसी भी भाषा का हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उसकी सांस्कृतिक और संवाद का एक पुल होता है। मतलब दो संस्कृति एक दूसरे के साथ क्या कर सकती, कम्युनिकेट कर सकती है, संवाद कर सकती है इसके माध्यम से, जिसके माध्यम से विभिन्न भाषा बोलने वाले, भाषा भाषी बोलने वाले लोग क्या करते हैं, अपने विचारों के, अपनी भावनाओं का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। किसके माध्यम से, ट्रांसलेशन के माध्यम से। अनुवाद की प्रक्रिया केवल शब्दों का एक भाषा से दूसरे भाषा में बदलना नहीं है, बल्कि उस भाषा की भावना को, उस भाषा की शैली को, उस भाषा के संदर्भ को पाठकों तक ढंग से पहुंचाना होता है और संप्रेषित करना होता है। मीन्स वो समझ सके, ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ ले, समझ भी सके कि क्या कह रहा है। तो विशेष रूप से जब हम समाचार पढ़ते हैं, विज्ञापन पढ़ते हैं या कोई नोटिस पढ़ते हैं, तो संचार के विभिन्न माध्यम के जो अनुवाद है उसकी बात करते हैं हम इसमें। तो भाषा और शैली की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है इस समय। इन तीन प्राकृतिक उद्देश्य और लक्षित दर्शक अलग अलग होते हैं, इसलिए अनुवाद को भाषा और शैली का चयन करते समय सावधानी रखनी चाहिए। मान लो कोई ऐसा प्रचार करा, कोई ऐसा विज्ञापन छापा जो जैसे कि मराठी में, गुजराती में अलग उसका मीनिंग निकले, और नॉर्थ इंडिया के लिए अलग हो, साउथ इंडिया के लिए अलग हो, तो आपको दोनों के लिए अलग अलग संवाद करके क्या है, आपको विज्ञापन निकालना होगा। और दोनों का अगर कोई ऐसा वर्ड है जो मान लो जो इस देश के लिए तो अच्छा है पर दूसरे देश के लिए वो वर्ड अच्छा नहीं है, वो वर्ड दूसरे देश में वो वर्ड है पर उसका मतलब कुछ और निकलता है, तो आप उस वर्ड को वहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो समाचार के अनुवाद में भाषा और शैली की भूमिका क्या होती है? समाचार की प्रकृति, मतलब समाचार का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, घटनाओं का जो भी तथ्य है और जो भी सूचना है उसको स्पष्ट रूप से लोगों तक पहुंचाया जाए, ठीक है ना, निष्पक्ष होके, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ट्रांसलेशन भी कर रहे हो तो आप ऐसे जानकारी दो जो आपकी सूचना, स्पष्टता, आपके तथ्य और घटना को साफ साफ बताए, लोग समझ पाए। तो भाषा की भूमिका क्या होती है? तो तटस्थता और निष्पक्षता होनी चाहिए। समाचार अनुवाद में भाषा तटस्थ होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। कोई भी भाषा हो, भावनात्मक या पक्षपाती भाषा से बचना चाहिए। ऐसी भाषा ना हो जो आप किसी घटना को दिखा रही है उसका मतलब समर्थन करे या उसका पक्षपात करे, क्योंकि इससे समाचार की जो विश्वसनीयता है ना उस पर सवाल उठ सकता है कि वो क्या है, तथ्य को छुपा रही है, ठीक है। तो स्पष्ट और सटीकता होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, लोग समझ पाए, जटिल भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हिंदी न्यूज़ को इंग्लिश में बता रहे हो, इंग्लिश न्यूज़ को इंग्लिश में, हिंदी में बता रहे हो, तो आपका बताने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपका जो भाषा है उसमें सटीकता और सरलता होनी चाहिए, लोग समझ पाए जिस भी भाषा में देख रहे हैं।
तत्कालता होनी चाहिए, समाचार अक्सर ताज़ा होना चाहिए, तत्काल प्रसारित किए जाने चाहिए, और अनुवाद की भाषा भी ऐसी ही होनी चाहिए जिसे त्वरित समझा जा सके। ऐसा नहीं है कि हिंदी में आप पुरानी हिंदी वाले समाचार देख लो, उसकी लैंग्वेज देख लो, एकदम शुद्ध हिंदी होती थी। अब उसी हिंदी को अगर आप आज यूज़ करोगे तो लोग नहीं समझ पाएँगे, ठीक है ना? तो क्या है, समय के साथ क्या है, इसमें अनुरूप होना चाहिए। तो शैली की भूमिका भी इसमें होती है, औपचारिक और पेशेवर शैली। जैसे कि समाचार में क्या है, औपचारिक शैली का उपयोग किया जाता है, और जो आप नॉर्मल जो यूज़ करते हो ना, मतलब कहानियों में या अन्य चीज़ों में, उस शैली को आप क्या है समाचार में नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि सबकी भाषा, सबकी शैली अलग होती है। तो अगर आप हिंदी न्यूज़ का इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन कर रहे हो, तो उसकी शैली का ध्यान रखना होगा, कि अगर आप कविता के लिए कर रहे हो तो उसकी शैली अलग होगी, अब समाचार के लिए कर रहे हो तो उसकी शैली अलग होगी, ठीक है ना? तो संवादात्मक की भी कमी होती है इससे। आमतौर पर समाचार में संवादात्मक शैली नहीं हो पाती है, क्योंकि इसका उद्देश्य सूचना देना होता है, ना कि आकर्षित करना होता है। तो ज़्यादा इसमें आपको भावना देखने को नहीं मिलती है। श्रोत भाषा की संरचना का सम्मान होता है, यानी अनुवाद करते समय समाचार की जो मूल भाषा है, मान लो जो न्यूज़ नेचुरल जो इंग्लिश में हुई है, उस भाव, उसकी जो स्वर है, उसकी जो व्यंजन है, उसके जो भाव है, उसको पूरी तरह से व्यक्त किया जाए हिंदी में भी, ठीक है ना? तो उदाहरण के तौर पे एक अंग्रेजी समाचार लेख गवर्नमेंट जो अनाउंसेस न्यू हेल्थ पॉलिसी का हिंदी अनुवाद करते समय ये हमें स्पष्ट और तटस्थ होना चाहिए कि संक्षिप्त में सरकार ने नई स्वास्थ्य नीति की घोषणा की है, ऐसे बताना हमें आना चाहिए, ठीक है ना? तो विज्ञापन के अनुवाद में भाषा और शैली की भी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। विज्ञापन की प्रकृति क्या है? विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी भी उत्पाद सेवा की जानकारी क्या है लोगों तक पहुंचाना। तो विज्ञापन अधिक संरचनात्मक होता है और प्रेरक होता है लोगों के लिए। तो इसमें भाषा का उपयोग क्या है, एकदम सटीक होना चाहिए। भाषा की भूमिका क्या होनी चाहिए? आकर्षक होनी चाहिए। मान लो कोई हिंदी विज्ञापन है, आप उसका इंग्लिश विज्ञापन बना रहे हो, तो उसमें भी क्या है, आपके आकर्षक आपका विज्ञापन होना चाहिए हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जो एक ही सेम का विज्ञापन अगर कर रहे हो। मान लो आपने टीवी ऐड देखे होंगे, तो वो ऐड क्या है, हिंदी में भी आते हैं और तमिल वगैरह में भी आते हैं, आपने गौर करा होगा। तो वो भावना उसकी सेम ही होती है, जो हिंदी ऐड में कहता है वही इंग्लिश ऐड की भी भावना होती है, ठीक है ना? तो भावना सेम होनी चाहिए, ठीक है ना? सरल लेकिन प्रभावी होनी चाहिए। भाषा बहुत ज़्यादा सरल होनी चाहिए, लोगों को समझ आए। अब हिंदी है, हिंदी में भी सरल भाषा है जो हम बोलते हैं, खड़ी बोली। अब शुद्ध हिंदी बोलोगे तो वो लोगों को समझ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, ऐसा नहीं है ट्रांसलेशन भी कर रहे हो जिस भाषा को, उसकी भी हार्ड भाषा को उठा लो। उसकी जो सरल भाषा है, जो आम लोगों की भाषा है, उसमें आपको ट्रांसलेशन करना आना चाहिए। सांस्कृतिक संवेदनशील भाषा का उपयोग होना चाहिए। विज्ञापन का अनुवाद करते समय लक्षित भाषा, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, ताकि विज्ञापन वहाँ के दर्शक उपयुक्त और प्रभावशाली रूप से समझ सके, देख सके, ठीक है ना? संस्कृति का भी बहुत ध्यान होता है इसमें। शैली की भूमिका क्या होती है? रचनात्मक और संक्षिप्त शैली होती है। भावनात्मक अपील होता है, इमोशनल अपील, जैसे कि कोई भी में जैसे कि आपने देखा होगा एड्स आते हैं, कोई हंसी वाले एड्स होते हैं, कोई रोने वाले एड्स होते हैं, कोई डराने वाले एड्स होते हैं। तो भावनात्मक होनी चाहिए, चाहे किसी भी मतलब लैंग्वेज में वो एड रन कर रही हो, ठीक है? तो संदेश को यादगार बनाना आना चाहिए, यानी आप अगर कोई संदेश दे रहे हो किसी भी ट्रांसलेशन करके, मान लो हिंदी न्यूज़ थी उसका इंग्लिश दे रहे हो, तो आपको वैसा ही बैनर, वैसा ही आपको एड कॉपी बनानी होगी, विज्ञापन कॉपी, जिससे क्या है, जो आपका इंग्लिश में पढ़ के आपको वो याद कर रहा है, आपका मतलब वो आपके विज्ञापन को, तो हिंदी में भी पढ़ के वो आपके विज्ञापन को याद कर पाए या देख पाए, ठीक है ना? जैसे एड्स आती है ना टीवी पे। उदाहरण के तौर पे अगर अंग्रेजी विज्ञापन ने रखा है टेस्ट द फ्रेशनेस ऑफ नेचर, इसका हिंदी अनुवाद भी आपको एकदम अच्छा करना होगा कि प्रकृति की ताजगी का स्वाद ले, ठीक है ना? तो कि लोग इस टैगलाइन को याद रख सके, ठीक है ना? तो नोटिस के लिए भी अनुवाद भाषा शैली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। नोटिस की क्या होती है? नोटिस एक अनौपचारिक सूचना होती है, जिसका उद्देश्य होता है कि किसी विषय या कार्यक्रम के जो जानकारी होती है वो लोगों तक पहुंचाना। अक्सर कार्यालयों में और शैक्षिक संस्थानों में और सार्वजनिक संस्था में ये नोटिस जारी होता है, ठीक है? तो ये भी अलग अलग भाषा में होता है। तो इसकी भाषा की भूमिका क्या है? इसमें जो कोई भी भाषा में अगर नोटिस बना रहे हो तो सरल, स्पष्ट और औपचारिक होनी चाहिए। उसमें औपचारिक भाषा मतलब फॉर्मली भाषा होनी चाहिए, ठीक है ना? चाहे हिंदी में बनाओ, इंग्लिश में बताओ, तो ये हर भाषा की एक आम बोलचाल भाषा होती है और एक फॉर्मली भाषा होती है। संक्षिप्तता होनी चाहिए, उस नोटिस को संक्षिप्त में देखो आपको आना चाहिए हर भाषा में, ठीक है ना? निर्देशक भाषा होनी चाहिए। अक्सर नोटिस में आदेशात्मक और निर्देशात्मक शब्द का उपयोग होना चाहिए, क्योंकि नोटिस का मतलब ही ये होता है कि आप किसी को आदेश देते हो या निर्देश देते हो, ठीक है ना? तो जो भी भाषा में आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, तो उसमें भी आपको निर्देश और आदेश का ध्यान रखना होगा। शैली की भूमिका क्या होती है? औपचारिक और संक्षिप्त शैली होती है, ठीक है? स्पष्ट निर्देश दिया जाता है, कि क्योंकि नोटिस में क्या है, निर्देश ही दिया जाता है। सामान्य, निष्पक्ष और तटस्थ होता है। नोटिस की शैली भावनात्मक अपील कम होती है
और तटस्थ होती है, क्योंकि नोटिस क्या है, उसमें भावना थोड़ी ना देखने को मिलती है, नोटिस थोड़ी ना कोई ऐड है जिसमें आपको भावना देखने को मिलेगी। इसमें तो तटस्थ जानकारी मिलेगी कि मान लो किसी चीज़ का नोटिस है कि ये खाली करो, ये मतलब ये रूम, तो उसमें क्या है, तटस्थ आपको जानकारी मिलेगी कि खाली करो रूम, उसमें थोड़ी भावना डरेगा कि कोई हंसी वाली जोक डाल देगा या रोने वाला, ऐसा नहीं होगा ना। उदाहरण के तौर पे ऑल एम्प्लॉयज आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग ऑन 15 जून, ये एक नोटिस है किसी, मान लो स्कूल में टीचरों के लिए डाला, ठीक है, तो इसका अनुवाद भी आप हिंदी में करोगे तो सभी कर्मचारियों ने अनुरोध है कि 15 जून को बैठक में उपस्थित रहे, तो ऐसा अनुवाद आपको करना आना चाहिए, ठीक है। तो अनुवाद में भाषा और शैली के महत्व के सामान्य पहलू क्या है कि संवेदन सटीकता होनी चाहिए, सांस्कृतिक संवेदनशीलता के अनुकूल होना चाहिए, पाठक उसको समझ पाए, और अर्थ और उसका भाव जो है वो संतुलन होना चाहिए, ठीक है। तो अनुवाद में भाषा शैली के चयन के सिद्धांत क्या है, तो उद्देश्य की समझ होनी चाहिए कि कोई भी ट्रांसलेशन हो रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य पाठक का ध्यान आकर्षित करना, भाषाई समानता प्रभाव करना और शैली का मिलान होना चाहिए। निष्कर्ष में लिखो कि समाचार विज्ञापन नोटिस के अनुवाद में भाषा और शैली की भूमिका केवल शब्दों के चयन तक नहीं होती, बल्कि एक अच्छा संप्रेषण कला है जिससे आप क्या करते हो, अपनी जानकारी को अपने पाठक तक पहुंचाते हो, ठीक है ना। इसमें उसकी प्रकृति, उद्देश्य और लक्षित पाठकों को समझना होता है, चयन करना होता है और सटीक जानकारी क्या है पहुंचानी होती है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है जनसंचार के क्षेत्र में अनुवाद की खास जरूरत और चुनौती क्या है। जनसंचार है उसके क्षेत्र में अनुवाद कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी जरूरत कितनी है, उसकी चुनौती कितनी है। तो भूमिका से परिचय से स्टार्ट करते हैं। जनसंचार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सूचना, समाचार, विज्ञान, मनोरंजन, शैक्षिक सामग्री ये सब जनता तक पहुंचाया जाता है। जनसंचार क्या है आप सबको पता है। इस क्षेत्र में अनुवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वे विभिन्न भाषा और संस्कृति समूह तक संदेश पहुंचाती है, ठीक है, अनुवाद के माध्यम से। जनसंचार में अनुवाद समय, सटीकता और सांस्कृतिक समझ बहुत ज्यादा जरूरी होती है लोगों के लिए, ठीक है, इसको समझना। जनसंचार के क्षेत्र में अनुवाद कितना जरूरत है, क्या खासियत है, तो तेजी से समयबद्धता, यानी जनसंचार की दुनिया में समय बहुत महत्व होता है। समाचारों, विज्ञापन, आपातकालीन सूचना तो तुरंत प्रभावी मतलब लोगों तक पहुंचाना होता है, जिसमें अनुवाद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सटीकता और विश्वसनीयता होनी चाहिए। जनसंचार में सभी अनुवाद करते समय सूचना की सटीकता का ध्यान रखना चाहिए कि मान लो आप किसी इंग्लिश न्यूज का आप हिंदी में ट्रांसलेशन करके लोगों तक पहुंचा रहे हो, तो उसमें जो सटीकता है वो होनी चाहिए, मतलब वो न्यूज उसी पर आधारित होनी चाहिए जो इंग्लिश में है, ठीक है ना। तो बिल्कुल मतलब एक ही होना चाहिए। सांस्कृतिक अनुकूलता होनी चाहिए, यानी संस्कृति के अनुसार, उसकी परंपरा के अनुसार उसी भाषा का उपयोग करो उस अखबार में या उस सूचना में, ठीक है। भाषाई विविधता की समझ होनी चाहिए। जनसंचार में अलग अलग बोलियां, उनकी विविधता, उनके ज्ञान का आपको अनुभव होना चाहिए जब जाके आप क्या करोगे, ट्रांसलेशन करोगे। प्रासंगिक और उपयुक्त शैली का उपयोग होनी चाहिए। समाचार, विज्ञापन, मनोरंजन के लिए अलग अलग शैली होती है, अलग अलग भाषा होती है, इन सबका आपको अध्ययन होना चाहिए, ठीक है, अध्ययन करना आना चाहिए। तकनीकी क्षमता होनी चाहिए। आधुनिक संचार जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया, इन सब का अनुवाद किया जाना चाहिए और इनके माध्यम से उपकरणों का ज्ञान होना चाहिए। आपको इन सब जो उपकरण है, मान लो टीवी अनुवाद कर रहे हो तो मतलब आपको टीवी पे, रेडियो का, इन सब का मतलब जानकारी होनी चाहिए। मशीन अनुवाद और मानवीय अनुवाद का संतुलन होना चाहिए। तेजी और लागत देखते हुए मशीन अनुवाद को बढ़ाया तो जा सकता है, पर भावना के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मानवीय अनुवाद की जरूरत पड़ेगी। तो संचार के क्षेत्र में अनुवाद की चुनौती क्या है कि सांस्कृतिक अंतर और संदर्भ की जटिलता। भाषा केवल शब्द नहीं है बल्कि संस्कृति का भी एक वाहक होती है। तो आप क्या है, किसी भी मुहावरे, कहावत को दूसरी भाषा में अगर ट्रांसलेशन करते हो ना तो उसका अर्थ कुछ और निकलता है। तो आप क्या है, ट्रांसलेशन करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर उस भाषा का अर्थ है ना वो सेम ही रहे, ठीक है। तो भाव और अर्थ का सही अनुवाद होना चाहिए। जनसंचार सामग्री में भावनाएं जो है वो सही ढंग से क्या है आपको पहुंचाना आना चाहिए। अल्प समय में अनुवाद होना चाहिए, क्योंकि जनसंचार में क्या है, कोई भी चीज तेजी से होता है, न्यूज, टीवी, रेडियो, ये सब, तो आपको अनुवाद भी क्या है तुरंत करना आना चाहिए। तकनीकी शब्दावली और नवाचार का उपयोग आना चाहिए। विज्ञान, तकनीकी, अन्य आधुनिक विषयों में होने वाली शब्दावली, तकनीकी शब्दों का अनुवाद करना चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि कई बार लक्ष्य भाषा जो है उसका शब्द का मतलब अलग होता है, ठीक है ना। तो मशीन अनुवाद की सीमा भी होती है, मशीन अनुवाद में भावना नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये उसकी चुनौती होती है। बहुभाषी जो दर्शक होते हैं उसके लिए अनुवाद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कानूनी और नैतिकता मुद्दे के मामले पे भी क्या है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, क्योंकि कानून में अगर आप ट्रांसलेशन गलत कर दोगे तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसकी समाधान और सुझाव क्या है कि प्रशिक्षित अनुवाद होना चाहिए, मतलब जो भी अनुवाद कर रहा है उसको उस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। मशीनी अनुवाद का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अनुवाद में भावना नहीं होती, तो आपको क्या है उसके गुण भावना को जानना आना चाहिए। संस्कृति परीक्षण होना चाहिए। किसी भी अनुवाद करते समय उसकी संस्कृति को, उसके लक्ष्य, जो उद्देश्य में अगर आप ट्रांसलेशन करके कोई चीज़ ले जा रहे हो तो उस देश के अनुसार जो भाषा गलत है ना उस भाषा का उपयोग नहीं करोगे आप। समय प्रबंधन होना चाहिए आपका, ठीक है, तकनीकी उपकरण का उपयोग करना आना चाहिए। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि जनसंचार के क्षेत्र में अनुवाद का एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसने भाषा, संस्कृति, समय और तकनीक का क्या करा है, मिलन किया है। सही और प्रभावी अनुवाद से आप क्या कर सकते हो, सूचना को
सुनिश्चित कर सकते हो, सटीक जानकारी अपने दर्शक तक पहुंचा सकते हो, बल्कि विभिन्न भाषा और संस्कृति के समूह के बीच आप संवाद भी बना सकते हो पुल की तरह। इसलिए इस क्षेत्र में अनुवाद की जरूरत को समझना बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बहुत हार्ड होता है। तो मीडिया, संस्थान और नीति निर्धारक के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि एक सटीक जानकारी और स्पष्ट जानकारी को जनता तक पहुंचाए। तो यहाँ पे होता है आपके ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म, ठीक है ना। क्योंकि 3 क्वेश्चन आते हैं आपके, इनमें से ही आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है ना। बस इतना पढ़ लीजिएगा। नोट्स को ओनली 30 रुपीज़ में मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है ना। तो आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा नोट्स, ठीक है ना, और पढ़ लीजिएगा बस, और आपके एग्जाम अच्छे जाएंगे। सो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉलेज ग्रुप दोस्तों में शेयर कीजिएगा।